हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज से। मेरा नाम है आयुष कटियार और देखिए हम लोग कवर कर रहे हैं जनवरी से लेकर जून 2024 तक का पूरा करंट अफेयर्स। ये मैगजीन आपके सामने है, घटना सार से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। बहुत अच्छी मैगजीन मानी जाती है। इसमें अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं 2 लेक्चर, और 2 लेक्चर जो हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, हम लोगों का टारगेट क्या है? तो टारगेट है ये जो आपको नजर आ रहा है अभी सामने। टारगेट यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है, रिव्यू ऑफिसर एआरओ का प्रीलिम्स है 2024, ठीक है। इस दृष्टिकोण से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और पूरे 6 महीने का ये करंट अफेयर्स आपके सामने मौजूद हो जाएगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि जो क्रॉनिकल आती है पतली वाली, उसके 2 महीने के करंट अफेयर्स हम लोगों ने कंप्लीट किए, जो जून की है और जुलाई की है, और अगस्त की क्रॉनिकल आ गई है। अब आगे आने वाले समय में जैसे ही थोड़ा सा वक्त मिलेगा 2-3 दिन में, तो मैं अगस्त की क्रॉनिकल भी खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो पैरेलल क्या क्या चीजें चल रही हैं करंट अफेयर्स पे? करंट अफेयर्स में 2 चीजें चल रही हैं, एक तो ये घटना सार चल रही है, राइट। दूसरी एक क्रॉनिकल चल रही है, ठीक है, क्रॉनिकल। और जैसे ही अगस्त की मान लीजिए क्रॉनिकल खत्म हो गई, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद जो जैसे अभी तक मई और जून और जुलाई की हो गई है, तो उसमें मई की और बची है। मई, इसके बाद अप्रैल। कोशिश मैं करूंगा अप्रैल तक करूंगा, क्योंकि अप्रैल की जो आएगी उसमें जो करंट अफेयर्स होता है यानी फरवरी का वहां पे करंट अफेयर्स आपको मिलेगा, ठीक है। वो ऐसे चलती है, जैसे जो अगस्त की जो आई है उसमें आपको जून का पूरा करंट अफेयर्स मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने राष्ट्रीय वाले पोर्शन में अभी तक हम लोग चल रहे थे, अब हम लोग राष्ट्रीय में बहुत सारी चीजें कवर अप कर चुके हैं। और देखिए कल एक लेक्चर आ नहीं पाया था, मेरी कोशिश ये थी कि वो लेक्चर कंप्लीट हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। इसलिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस लेक्चर में पूरी राष्ट्रीय जो है उसको मैं थॉरली कवर करूं। कवर कैसे करूंगा? तो उसी दृष्टि से जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स हो या आपका रिव्यू ऑफिसर हो, उसी तरीके से कंप्लीट करूंगा, राइट। तो अभी आपके सामने है क्या, महाराष्ट्र के पहले यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ये वाला जो था सोलर एनर्जी में जो इंडिया की पोजीशन थी उसको हम लोगों ने देखा था। अभी हम लोग यहाँ पे हैं कि जिसमें हम ये कवर करेंगे कि अगला वाला ये जो बोल्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, यहाँ आएगा महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन हुआ है। देखिए, देश का पहला संविधान पार्क नहीं है, याद रख लेना, महाराष्ट्र का पहला संविधान पार्क है। और ये इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? उद्घाटन हुआ है पुणे में, ठीक है, ओके। एक बात है, इसको बनाया किसने है संयुक्त रूप से? तो याद कर लेना, भारतीय सेना और है पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से बनाया है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरे पॉइंट पे है, इसका उद्घाटन किया किसने है? इस बात को अगर आप देखेंगे तो इस पार्क का उद्घाटन है जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं दक्षिण कमान के लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये दुनिया भर की ऐसी चीजें लिखी हैं, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, और लिखा हुआ है दक्षिण कमान। ये सब चीजें हैं क्या? देखिए, भारतीय सेना में आपको अलग अलग कमान देखने को मिलेंगी, राइट। अगर मैं सेना की बात करूं तो सेना में आपको 7 कमान ऐसी देखने को मिलती हैं। अगर आप नेवी की बात करोगे तो नेवी में आपको 3 कमान देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो कमान है ये दक्षिणी कमान है, बस। ऐसी, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। दूसरी चीजें, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इसमें यह है कि जो संविधान के निर्माता जो लोग थे उनको एक श्रद्धांजलि दी जा सके कि आपने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, आपने हमारे देश का संविधान बनाया, आपने हमारे देश का आईन बनाया, राइट। इसी से पूरा देश चल रहा है। भारत में संविधान सर्वोपरि है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। उसी से सारी व्यवस्थाएं चलती हैं, उसी से न्यायपालिका चलती है, उसी से भारत की पार्लियामेंट्री सिस्टम पूरा चल रहा है, राइट। तो या स्टेट में हो या सेंटर में, सारी चीज़ें उसी से हैं। यहाँ तक कि हम लोगों को जो पावर मिल रखी है, हम लोगों को पावर मतलब जो अधिकार मिल रखे हैं, वो भी उन्हीं से मिले हैं, ठीक है। किससे मिले? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो उनके लिए क्या है ये एक श्रद्धांजलि है। ये एक श्रद्धांजलि उन नेताओं के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, जिन्होंने हमारे लोगों के लिए संविधान का निर्माण किया। बहुत दिनों बैठ के, बहुत मेहनत के बाद में 60 देशों के ज़्यादा संविधान को देखते हुए फिर एक संविधान ऐसा बनाया जिससे पूरा देश चल सकता है, पूरे देश की व्यवस्था चल सकती है। क्योंकि इस देश में समस्या ये है कि इस देश में अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग रिवाज हैं। इससे देखते हुए यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, इसलिए भारत के संविधान को बनाना थोड़ा सा मुश्किल था। चलो, अब आ जाता हूं इसमें पार्क में है क्या। तो पार्क में ये है, संविधान पार्क में भारतीय संसद की प्रतिकृति पर राज चिन्ह लगे 3 सिंहों की प्रतिकृति है, जिस पर संविधान की प्रति लगाई गई है, ठीक। इस साथ ही इस परिसर में संविधान के नागरिकों के 11 कर्तव्यों की भी जानकारी दी गई है। देखिए, जब आप एनसीईआरटी पहले खरीदते थे तो वहां पे बैक साइड में एक लिखा होता, एनसीईआरटी खरीदते थे या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद जो किताबें आती हैं, वहाँ पे मूल कर्तव्य लिखे हुए थे कि आम नागरिकों के कर्तव्य कितने होने चाहिए, राइट। तो ये 11 मूल कर्तव्य जो हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो यहाँ पे लिखी गई हैं। देखिए, जब कभी भी आपको कोई अधिकार दिया जाता है,
कोई भी अधिकार आपके बिना दायित्व या बिना कर्तव्य के बेकार है। अगर आपको केवल अधिकार ही मिलते रहे, आपके कर्तव्य निर्धारित नहीं किए गए, तो आप एक सही नागरिक की अवधारणा में नहीं आ पाएंगे। इसीलिए कर्तव्य डाले गए, इसीलिए स्वर्ण सिंह समिति बनी। 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें भारत के संविधान में एक नया पार्ट जोड़ा गया। आप सब लोगों को पता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ बस ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए। 4A, राइट। और ये आर्टिकल एक जोड़ा गया 51A, ठीक। उसी समय आपके 10 डाले गए, लेकिन फिर इसी में एक और संविधान संशोधन कर दिया गया, जिसको बोलते हैं 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। उसमें एक और अमेंडमेंट हो गया, तो ये होगा टोटल 11। तो वही 11 यहाँ पे आपको लिखे हुए मिलेंगे, ठीक। अगला है हमारा भारत का पहला संविधान उद्यान जयपुर में स्थापित किया गया था। तो जयपुर में पहला था, ये है पुणे में दूसरा। लेकिन महाराष्ट्र से अगर आप देखेंगे तो ये महाराष्ट्र का पहला है, ठीक है, ओके। दूसरी चीज यहाँ पे लिखा हुआ, भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लेकिन देखिए यहाँ पे ग्लिच है। ग्लिच ये है कि जब 26 नवंबर 1949 जब आया, जब सब लोगों ने उस पर सिग्नेचर किए और भारत का संविधान जब बन के तैयार हो गया, समझे। उसमें जब आप प्रियम्बल पढ़ते हैं, जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ है आज दिनांक इतने 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 को हम एतद द्वारा ऐसा 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 करते हैं, समझे। अधिनियमित, आत्मार्पित और ऐसे ऐसे जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं, ठीक है। 3 वर्ड वहाँ पे आपको मिलते हैं। लेकिन इसमें लिखा हुआ है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बिल्कुल सही बात है, लेकिन पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। इससे पहले इसके कुछ प्रावधान ऐसे भी थे जो 26 नवंबर 1949 को स्वतः लागू हो गए थे। जैसे भारत की नागरिकता क्या होगी, नागरिकता के जो 5 से लेकर 11 आर्टिकल तक जो लिखे हुए हैं वो लागू हो गए थे। जैसे भारत का निर्वाचन जो है वो लागू हो गया था, जो आपको 324 के अंडर मिलता है, राइट। 324 से 329A तक जो आपको मिलता है। दूसरी चीज अस्थायी संसद है, क्योंकि उस समय स्थायी संसद थी नहीं, आम चुनाव हुए थे, राइट। स्थायी संसद कब बनी है, जो 51 और 52 में जब आके आपके पहले आम चुनाव होते हैं, ठीक है। उससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, वही काम करती थी आम साधारण कानून बनाने के लिए, वही एक संसद के रूप में काम करती थी, ठीक। तो ये अस्थायी संसद थी, इसलिए अस्थायी संसद के जो प्रावधान थे वो भी लागू हो गए। लेकिन आप ये क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जा सकता है, क्या फंडामेंटल राइट जो थे, जो मूल अधिकार थे, वो भी लागू हो गए थे? तो बिल्कुल नहीं। फंडामेंटल राइट जो थे वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुए थे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक बनने की संभावना हो सकती है, क्योंकि जब मैं ये अभी पढ़ रहा था आधे घंटे पहले, तो मुझे ऐसा लगा कि ये वाला इसमें क्वेश्चन बन सकता है। और ये अभी तक पूछा नहीं गया, देखिए ये अभी तक आयोग ने पूछा नहीं है, लेकिन संभावना है इसके आने की। चलो अब आगे आ जाता हूँ। अगला हमारा टॉपिक है, आज मैं पूरी खत्म करूंगा, पूरी राष्ट्रीय खत्म हो जाएगा। तीसरा ये लेक्चर है। पहला लेक्चर मैंने थोड़ा सा विस्तार से बताया था, दूसरे लेक्चर में चीज़ें टू द पॉइंट चली थी, तीसरे लेक्चर में टू द पॉइंट चलेंगी, और थोड़ी थोड़ी जहाँ पे ज़रूरत होगी उसको मैं ज़रूर बताऊँगा, मैं कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं, परेशान मत होइए। दूसरी चीज़ है कि ये जो है रिपोर्ट, देखिए अब ये जो बुक में आगे बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो मैं पहले कवर करा चुका हूँ, या फिर मैं कवर करा चुका हूँ क्रॉनिकल वाली सीरीज में, या फिर जो घटनासार इससे पहले मैंने 7 वीडियोज़ अपलोड किए थे उसमें करा चुका हूँ। तो देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो टू द पॉइंट जितनी चीज़ें हैं उतनी चीज़ें आप फॉलो करिए, क्योंकि हो सकता है कि मैं इस वीडियो में जो मैं बताऊं उसको मैं इंटरलिंक करूं अपने पिछले वाले वीडियो से। है कुछ नहीं, जो मैं बताऊंगा इतना पर्याप्त है, लेकिन जब मैं इंटरलिंक करूंगा तो जो लोग साथ में लगातार देख रहे हैं, दोनों सीरीज देख रहे हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा। और केवल ये फ़ायदा आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये फ़ायदा जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, स्टैटिक पोर्शन में मेजर पोर्शन आप कवर अप कर लेंगे, राइट। तो बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं स्टैटिक में जो ऐसे ही निकल के आते हैं। देखिए करंट अफेयर से बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, जो चीज़ें यहाँ पे करंट अफेयर्स में कहीं रखी हुई मिलेंगी, कहीं पे आपको स्टैटिक के रूप में वो आपको आपके एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिल जाएंगे। चलो अगली वाली पॉइंट है जिसमें लिखा है देश में तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2022। देखिए एक आप पढ़ते रहते हैं बाघ गणना रिपोर्ट, एक आप पढ़ते हैं तेंदुआ गणना रिपोर्ट, ठीक। तो दोनों चीज़ें टोटली अलग हैं, पहले तो इस कन्फ्यूज़न में मत रहिए कि दोनों एक हैं। दूसरी चीज़, दोनों ही रिपोर्ट 2022 की हैं, 2022 की हैं, ठीक। एक बात, लेकिन जो बाघ गणना रिपोर्ट थी वो जुलाई 2023 में आई थी, ठीक है। जुलाई 2023 में आई थी, कब के लिए? 2022 के लिए। और जब ये तेंदुआ गणना रिपोर्ट है ये आई है अभी कब आई है? 29 फरवरी 2024 को। डेट याद रखने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं तो याद कर लें, ठीक है। तो ये आई है। और दूसरी चीज़ देखिए, चाहे बाघ हो या चीता हो या शेर हो, तेंदुआ हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्यूमा भी उसी में आता है, जगुआर भी उसी में आता है। ये जितने भी हैं ये बिग कैट के अंदर आते हैं। अब बिग कैट क्या है? बड़ी बिल्लियाँ।
बड़ी बिल्लियाँ का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये कैट की ही प्रजातियाँ हैं, मतलब कैट बिल्लियाँ ही हैं, ये बड़ी बिल्लियाँ हैं, राइट। कैट की ही श्रेणी में इनको रखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इनको एक ही नज़र से हम लोग देखते हैं। हालांकि ये रिपोर्ट अलग है, तेंदुआ गणना रिपोर्ट है, वो बाघ गणना रिपोर्ट है। दूसरी चीज़, इसका जो नाम है ये क्या है? स्टेट्स ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2021। अच्छा, एक चीज़ और है, बाघ गणना रिपोर्ट हो या तेंदुआ गणना रिपोर्ट है, दोनों ही 4-4 साल में जारी होती हैं। 4-4 साल मतलब 4-4 साल के अंतराल में इनको देखा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, इसको किसने किया है? तो भूपेंद्र यादव ने। कौन है भूपेंद्र यादव? तो केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, ठीक। एक बात। अब दूसरी बात है, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको अच्छी देखने को मिलेंगी, जैसे क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि भारत के अभी तक जो तेंदुओं की कुल संख्या है वो कितनी आकलित की गई है? तो 13,874। ये डेटा रट लेना, जो मैं कहूँ रट लेना, उसको रट लेना, जो मैं कहूँ छोड़ देना, उसको छोड़ देना। परेशानी अब ये बात अलग की है कि मान लीजिए मैं कोई चीज़ कहूँ, 100 चीज़ अगर मैं छोड़ने को कहूँ, हो सकता है उसमें 1 या 2 चीज़ फालतू की फेंक दे, जैसा कि पेपर में होता है, तो उसके लिए परेशान मत होना। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे बेहतर तरीका यही है, ये डेटा रट लेना, राइट। दूसरी चीज़ है, 2 रिपोर्ट इससे पहले आई। ये रिपोर्ट है 2022 की। अब 2022 से पहले जो रिपोर्ट 4 साल पहले आई थी, 2018 में आई थी, 2018 से पहले 2014 में आई थी, ठीक है। अब जो 2014 में जो संख्या इतनी थी, 2018 में संख्या जो थी इस प्रकार 2018 की तुलना में 2022 की जो तेंदुओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो 7.95%, यानी 18 से जब 22 के आसपास जाओ तो 7.95% की इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक बात। दूसरी बात है, अब ये है कि कहाँ कहाँ पे कितने कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत स्टेट वाइज नहीं लिखी हैं, एरिया वाइज लिखी हैं। जैसे इसमें ये लिखा सर्वाधिक संख्या, देखिए ऐसे आएगा कि सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या कहाँ पे है? तो तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या आपको मिलती है मध्य भारत और पूर्वी घाट में। पूर्वी घाट का क्या मतलब है? ऐसे आप बनाएं, जब इंडिया का मैप आप ऐसे बनाएं तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है, आपको पता है यहाँ पे आपको छोटी छोटी सी हिल्स मिलती हैं, या वेस्टर्न घाट में आपको छोटी छोटी हिल्स मिलती हैं। ये वास्तविकता में हिल्स नहीं होती हैं, लेकिन ये मतलब चलो वो ज्योग्राफी में हम लोग पहुंच जाएंगे, उसमें नहीं जाना है, ठीक। तो ये पूर्वी घाट और मध्य भारत, मिडिल के भारत, मध्य प्रदेश और आसपास के एरिया में सबसे ज़्यादा तेंदुओं की संख्या है। जबकि वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट में ये 3596 है। रटना मत ये डेटा, सबसे टॉप है 8820, रट लो। 7.95% की वृद्धि हुई है, ये आपको रटना है 18 से लेकर 22 में। और टोटल संख्या जो ये आपको लिखी हुई है 13,874, ये आपको रट लेनी है, ठीक। दूसरी चीज़ है, शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदान में ये 1109, और उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदानी इलाकों में ये 349 की दर्ज की गई। अब इसमें ये इलाके वाइज की बात की गई है, राइट। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो मिडिल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया, राइट। दूसरी चीज़ है शिवालिक और शिवालिक का मतलब है ये ग्रेटर हिमालय हो गया, दूसरा मिडिल हिमालय हो गया, फिर आ गया शिवालिक, मतलब ये आपका बृहद हिमालय जिसको बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं मध्य हिमालय, और इसको आप बोलते हैं शिवालिक, ठीक। 3 श्रेणियां हैं, जिसको आप पहले वाले को इनर हिमालय बोलोगे, दूसरे को मिडिल, तीसरे को आउटर, ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। तो ये तीसरे वाले की बात हो रही है। यहाँ पे मिली है कितने मिले हैं? इतने मिले हैं। अब इनको डेटा मत रटना। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कहाँ से नजर आएगी। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ये 2018 का डेटा है, ठीक है। मत पढ़िए, लेकिन इसका कंक्लूजन आपको यहाँ नज़र आएगा। जैसे कि जो शिवालिक पहाड़ी है और गंगा के मैदानी भाग है, वहाँ तेंदुओं की संख्या में 12.5% की गिरावट आई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज़ है, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र है और ब्रह्मपुत्र यानी असम के आसपास के बाढ़ वाला मैदानी इलाका जो है, उसमें 24.5% की वृद्धि हुई है 4 सालों में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? मिडिल और ईस्टर्न घाट पे सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है? तो पर्वतीय, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र वाला इलाका यानी असम के आसपास का एरिया, ठीक। 24.5% की बहुत भयंकर वृद्धि हुई है। कमी कहाँ पे आई है? तो वही जो शिवालिक का एरिया है, ठीक है, शिवालिक और गंगा का मैदान, ठीक, यहाँ पे आई है। अब यहाँ वाला पॉइंट क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा है तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या 2022 में 3907 एमपी में है, और एमपी ही आता है मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया में। इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या आपको मिडिल और ईस्टर्न घाट में, आपको पहला पॉइंट जो मैंने बताया था वहाँ आपको देखने को मिली थी। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। इसको ऐसे लिख लो, एमपी, फिर एमएच महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, ठीक, ये ऐसे रट लो, ठीक। 2022 चौथा है तमिलनाडु, फिर तमिलनाडु टीएन, राइट, ऐसे लिख लो यहाँ साइड में। तो एक बार में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ने में आराम रहेगा। दूसरी चीज़ है उत्तर प्रदेश में 2022, देखिए जब कोई भी ऐसी रिपोर्ट हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है, या कोई और गवर्नमेंट नीति आयोग जारी करता है, या कोई रैंकिंग आई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जारी कर रही है, कोई उसकी मिनिस्ट्री जारी कर रही है, उसमें ये जरूर देखो, अगर आप जिस स्टेट का एग्जाम देते हो, अगर आप यूपी में हैं, आयोग का एग्जाम दे रहे हैं या और कोई एग्जाम दे रहे हैं, आप यूपी की पोजीशन
जरूर देखिए उसमें, समझे। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बुक में तो ऐसा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, लेकिन यूपी का सही आंकड़ा होता नहीं है। आप गूगल करके उसको ढूंढ के लिखिए यहीं पे, और उसका फ़ायदा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। उत्तर भारत में राज्यों 2022 में मध्य प्रदेश में इतने तेंदुओं के पश्चात छत्तीसगढ़ में ये इतने हैं, राजस्थान में इतने हैं। अब आ गया उत्तर प्रदेश, जिसको मैं ढूंढ रहा था। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 371, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख लेना। और हो सकता है यही आपको स्टेटमेंट में पढ़ा हुआ मिल जाए, या सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाए। हालांकि यहाँ पे इन्होंने बोल्ड करके नहीं लिखा है, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि इस चीज़ को आप ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने बताया, ठीक। अब एक चीज़ और भी है। एक आप और रिसर्च करिए, गूगल करिए, पता करिए कि 2018 में यूपी में संख्या कितनी थी। तो पता करिए यूपी में आपके तेंदुओं की संख्या बढ़ी है या घटी है, और कितना अंतर आया है, उसको भी आप यहीं पे लिख लीजिए। हो सकता है ऐसे ही आ जाए। फिर अगला हमारा पॉइंट है, सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है। देख, कहाँ की सबसे ऊंची है? भारत की सबसे ऊंची सुरंग है। कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है? सेला सुरंग। किसने इसको मान्यता दी है? तो इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने इसको मान्यता दी है। एक चीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे लिखा सेला सुरंग जिसका निर्माण किया जा रहा था BRO यानी सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा समुद्र तल से 13,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पे किया गया, जिसकी लागत इतनी ही थी। लागत मत रहो, किसने बनाई है? BRO। याद रख लेना। BRO क्यों इंपॉर्टेंट है? BRO आपको बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो पहाड़ी राज्य जब होते हैं तो वहाँ पे आपके जो काम हो रहा है वहाँ पे आपको BRO देखने को मिलता है। पूर्वोत्तर के राज्यों में आपको BRO देखने को मिलता है, और हो सकता है BRO भी कभी आपके एग्जाम में आ जाए। तो BRO को आप कैसे पढ़ेंगे? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जैसा मैंने नाम बता दिया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, सीमा सड़क संगठन है। दूसरी चीज़ है, स्थापना इसकी हुई थी 1960 के अंदर, ठीक। ये इसका काम है कि ऊंचाई और बर्फीले वाले एरिया जो है वहाँ पे बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाए। लेकिन वो बुनियादी ढांचा जो है वो किसके परिप्रेक्ष्य से होना चाहिए? तो वो परिप्रेक्ष्य है सीमा सुरक्षा के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए, ठीक है। एक अच्छा इंपॉर्टेंट हो रहा है, अगर मुझे कभी मान लीजिए अगर मुझे कभी टेक्निकल चीज़ें बनानी हो तो हमेशा मैं ये पूछूंगा, इसमें BRO का जब सवाल आएगा तो मैं हमेशा ये पूछूंगा कि BRO किसके अंडर आता है। उसमें मैं लिखूंगा सड़क परिवहन मंत्रालय के अंदर, या और कोई मंत्रालय लिख दूंगा, फिर कुछ और लिख दूंगा, फिर मैं लिखूंगा रक्षा मंत्रालय। तो याद रख लेना, BRO आता है, सड़क जरूर बनाता है, रोड जरूर बनाता है, पुल जरूर बनाता है, लेकिन सड़क और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक। याद रख लेना, बहुत बहुत ज़रूरी है। लोग यहीं पे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। बस परेशान मत होना, ठीक। जैसे कि इसने अभी ये बनाया, और इसका आगामी भी अभी बहुत कुछ ये बना भी रहा है। जैसे क्या क्या बना रहा है, इस ये बना रहा है 4.10 किलोमीटर, यानी 4.10 लिखेंगे, 10 तो नहीं बोलेंगे, 10 किलोमीटर की एक है सिकुल, मैं लिख दूंगा सिकुल ला सुरंग भी बना रहा है। ये विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी, याद रख लेना, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी। लेकिन सेला सुरंग जो है वो इंडिया की सबसे ऊंची सुरंग है, याद रख। समझ में आ गया आपको? चलो, एक चीज, कहाँ बनाएगा ये सिकुल्ला सुरंग? कहाँ बनाएगा? इसको आप गूगल करेंगे, जब बनेगी तब बात होगी, समझे। आगे आने वाले समय में ऐसी कुछ न्यूज़ ऐसे आई थी। सिकुल्ला है कहाँ? आप ढूंढो, हो सकता है सिकुल्ला आपको दर्रों में मैचिंग में कहीं मिल जाए या पूछ लिया जाए। एक चीज। अब है सेला सुरंग, जहाँ की हमने बात की थी। सेला सुरंग है क्या? तो ये सेला दर्रा जो है, सेला दर्रा जिसको सेला पास बोलते हैं, जो आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में, राइट। अब अरुणाचल प्रदेश में आपने एक एरिया सुना होगा, तवांग में एक मठ भी है, जहाँ पे बौद्ध धर्म का मतलब बड़ा अच्छा ऐसा माना जाता है कि बहुत सेक्रेट प्लेस है, राइट। इससे बहुत दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते भी हैं, घूमने आते हैं, लेकिन बहुत बर्फीला एरिया है, बहुत मतलब आप साल भर इसको अगर देखेंगे तो बर्फ से ये ढका ही रहता है आसपास। दूसरी चीज़ है, जब 1962 में चाइना का जब इंडिया के साथ में युद्ध हुआ तो वो लोग यहाँ तक तवांग तक आ गए थे। दूसरी चीज़ देखिए, सेला सुरंग बनाने के दो कारण हैं। एक तो कारण ये है कि दुनिया भर के लोग आते हैं और केवल एक ही रास्ता है तवांग तक जाने का सेला सुरंग से, ठीक। केवल एक ही सही रास्ता है, तो इसको ठीक करना जरूरी है। दूसरा ये है कि अगर हम इसको बना लेंगे तो सामरिक दृष्टि से आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए कभी भविष्य में, भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन कभी अगर भविष्य में कोई वॉर होती है तो वहाँ तक हम लोग बहुत जल्दी पहुँच जाएं, हमारी आर्म फोर्सेस बहुत जल्दी पहुँच जाएं, हमारी मिलिट्री बहुत जल्दी पहुँच जाए, और जो भी और भी चीज़ होती है जिसको जैसे खाना लेके जाना है और भी चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी पहुँच जाए, इसलिए इसका निर्माण हो रहा है, ठीक। दो, अब ये है क्या, इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर, इसमें इसको भारत की सबसे ऊंची सुरंग देख लिए, याद है भारत की सबसे ऊंची है।
और दूसरी बात है, जो मैं इसकी सिकुला की जो मैं बात कर रहा था, ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग BRO बनाने के लिए तैयार है। ठीक, ये है कहाँ की? इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड की है। ठीक, अब आ जाइए, फिर देखिए ये सब देखिए बातें लिखी हुई हैं, समझे? इसमें संभावना क्या है आने की, उसको ज़रा ढूंढते हैं। कैसे ढूंढेंगे? दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सुरंग मानी जाने वाली इस परियोजना, मतलब इसमें 2 लाइन है, द्विलेन है। अरे हिंदी में कैसे द्विलेन बोलेंगे? द्विलेन तो यहाँ लिखा ही हुआ है। द्विलेन सुरंग मानी जाने वाली इस परियोजना में इतने मीटर, एक सुरंग 1595 है, दूसरी 1003 मीटर की 2 सुरंगें हैं। ठीक है, साथ ही 8.6 किलोमीटर की पहुँच है और सड़क संपर्क है, जिसमें T1 T2 2 ट्यूब हैं। बाकी ये सब चीज़ें हैं, इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बेसिक समझ ऊपर की जो मैंने बात पढ़ी है उनको बस ज़रूरी है थोड़ी सी, बस। अब बाकी ये जब कोई सुरंग बनती है तो उसमें वेंटिलेशन सिस्टम बनाया ही जाता है, समझे? मजबूत प्रकाश व्यवस्था, मतलब लाइट उसमें ठीक ठाक आए, अग्निशमन यानी फायर का अच्छा, उसमें फायर मैनेजमेंट वहाँ पे बहुत अच्छा हो। ठीक है, इसमें इतने लोग काम करेंगे, ये सब इतने ट्रक गुजरेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, इंजीनियरिंग के चमत्कार के लिए वर्णित सुरंग, पता नहीं क्या लिखा है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में बालीपारा चारदी आर तवांग BCT सड़क पर दर्रे के माध्यम से तवांग तक सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। देखिए बहुत ऐसी चीज़ें लिखी हैं, कई बार पढ़ने में जवान लड़खड़ा जाती है। बालीपारा चरादी, हालांकि इसको रटने की नहीं है, BCT याद कर लेना, थोड़ा सा दिमाग में रखना, आएगा तो लगाना है, नहीं आएगा वैसे संभावना बिल्कुल ख़त्म है, समझे? फिर जो मैंने बात बताई, कुछ बेसिक चीज़ें हैं। असम के मैदानों में 4 कोर मुख्य मार्गों से लेकर तवांग तक सैनिकों और तोपों की भारी हथियारों को तेजी ले जाने के लिए सुनिश्चित की जाएगी इसका। ठीक है, वही सब बातें हैं जो मैंने बताई। ठीक है, अच्छा हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना भूल गया, वो लिखिए यहाँ पे। इस सुरंग को जो कनेक्टिविटी प्रदान करेगा वो अरुणाचल का पश्चिमी कामेंग जिला है। पश्चिमी कामेंग जिले में तवांग और चिरांग के बीच में दूरी 12 किलोमीटर कम हो जाएगी। एक जैसे सवाल एक पूछा था, स्वेज नहर के बन जाने से कितनी दूरी कम हो गई है, UPPCS ने पूछा था। जब मैं ODS के पेपर देख रहा था तो उसमें मुझे ये सवाल मिला। ठीक है, तो ऐसे ही हो सकता पूछ दे कभी कि ये कितनी कम हो जाएगी। दिमाग UPPCS का था या रिव्यू ऑफिसर का था, आई डोंट नो। कभी किसी एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, स्वेज नहर के बनने से कितनी दूरी कम हो गई यूरोप तक जाने के लिए, राइट? तो हो सकता है ऐसा कुछ बदतमीजी करे तो कर देगा, अदरवाइज करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक, आप समझ गए। अरुणाचल प्रदेश की सेला सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया था कब? 9 मार्च को। अब आ गया हमारा अगला टॉपिक, बने रहना इसको और पूरा देखना। देखिए मैं कह रहा हूँ जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको बार बार 2 से 3 बार आप देखो। ठीक, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में अपने आप बैठ जाएंगी। फिर आपके पास आपको बुक उठानी है, बुक में जब मैं बोल रहा हूँ वो सब चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप आपको खुद ब खुद याद आ जाएंगी, राइट? इसलिए इससे ज़्यादा और कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, राइट? इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं जो करा रहा हूँ उसको करते रहिए। उपग्रह इनसैट 3DS का सफल प्रक्षेपण। ठीक, उपग्रह है, इनसेट है, 3D है, मतलब उपग्रह का जो नाम है वो इनसेट 3DS है का सफल प्रक्षेपण किया गया। एक चीज़, अब ये 3DS जो है वो किसके लिए है, मतलब अलग अलग काम के लिए प्रक्षेपण किया जाता, तो याद रख लेना मौसम की निगरानी के लिए है। किसने किया है याद रख लेना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की तीसरी पीढ़ी का ये एक मिनट यहाँ पे आ जाता हूँ। तीसरी पीढ़ी का क्या है? उपग्रह इनसेट 3DS, राइट? ये है। अच्छा, एक सवाल जो इस बार UPSC ने पूछा, UPSC ने वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन ऐसे कुछ रख दिए थे और उसमें आपसे ये पूछा था कि इसमें कौन सा फाइटर प्लेन है जो चौथी पीढ़ी के बाद का है या चौथी पीढ़ी का, ऐसे शायद चौथी या 5वीं पीढ़ी का कुछ पूछा था ऐसे। ठीक, ऐसे ही हो सकता पूछ दे आपसे कौन सी पीढ़ी का है, तो तीसरी पीढ़ी का है। तीसरी पीढ़ी का यहाँ पे मतलब क्या है देखिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ कुछ पीछे जैसे जब आप जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 2013 के अंदर मौसम के लिए एक इनसेट उपग्रह लॉन्च किया गया था जिसका नाम था इनसेट 3D, राइट? जो मैं देख रहा हूँ उसको बोलूँ। ठीक, 2016 के अंदर फिर क्या हुआ, फिर लॉन्च हुआ 3DR, इनसेट 3DR। अब 16 से गुजर गए बहुत सारे साल, 2024 आ गया और 2024 में 3DS, ये 3DR था, ये केवल 3D था, ये 3DS है, इसीलिए इसको बोला गया तीसरी पीढ़ी का है। कौन सी पीढ़ी का है? तीसरी पीढ़ी का है। एक बात, अब देखिए ये जो टॉपिक था ये मैंने शायद कवर किया था पिछली वाली घटनासार में। ठीक, लेकिन इस टॉपिक में एक मज़ेदार बात ये है कि जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, मज़ेदार बात ये है कि इसको जो लॉन्च किया गया है तो आप यहाँ पे देखेंगे ये प्रक्षेपण जो वाहन है वो है GSLV F14, राइट? अब GSLV बड़ा एक मज़ेदार है, इसको मैं छोटी सी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चलूँगा। इसका पहले नाम जो था वो नाम मतलब हंसी मजाक में ऐसा नाम रख दिया गया, नॉटी बॉय,
नॉटी बॉय, राइट। लेकिन जब आप यहाँ पे इसको पढ़ेंगे तो इस समय जो इसरो प्रमुख हैं उन्होंने इसको नामकरण किया है मैच्योर बॉय GSLV। अच्छा, नॉटी बॉय क्यों रखा गया, उसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है। इंटरेस्ट हो तो सुनना, नहीं तो 2 मिनट आगे कर देना। कहानी देखिए ये है, जब क्रायोजेनिक इंडिया 1980 के दशक में जब क्रायोजेनिक इंजन के लिए इंडिया मांग कर रहा था लगातार, और रसिया मतलब उस समय तत्कालीन USSR से हमारे बहुत अच्छे संपर्क थे, तो हम लोग जब मांग कर रहे थे तो अमेरिका ने उस पर बड़ी घनघोर प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त की कि इंडिया को मिलना नहीं चाहिए। उसका कारण ये था कि हम लोग MTCR में नहीं थे, MTCR, ठीक है, MTCR है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, इसमें हम लोग शामिल नहीं थे। हम लोगों ने कोई ऐसी ट्रीटी शामिल नहीं की थी, इसलिए हमको क्रायोजेनिक नहीं मिलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि क्रायोजेनिक अगर इंजन मिल जाएगा तो वो मिसाइल टेक्नोलॉजी में हमारे बहुत फ़ायदा करेगा और हम लंबी दूरी की मिसाइलें भी बना सकते हैं, ठीक। लेकिन इसके दबाव में चलते USA के दबाव में आ गया और उसने किया ये कि क्रायोजेनिक इंजन तो हमको नहीं दिया, राइट, टेक्नोलॉजी तो हमको नहीं दी, लेकिन उसने क्या किया कि वो प्रक्षेपण जो वाहन जो होता है ना उसको हमको दे दिया कि जाओ इसको देखो जाके। अब वो जब देखने के लिए गया, अब आप बात सुनिए, जब वो देखने के लिए गया, राइट, इंडिया ने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब मुझे अता पता कुछ है नहीं, उसको खोलेंगे देखेंगे और क्या क्या कर सकते हैं, इसलिए उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की और रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया GSLV। अब GSLV जब बना तो GSLV में आपको पता है कि क्रायोजेनिक इंजन में करते क्या है, तो वहाँ पे लिक्विफाइड जो ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होती है, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होती है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को वहाँ पे लिक्विफाइड फॉर्म में रखा जाता है। लिक्विफाइड फॉर्म में इसलिए रखा जाता है क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की ज़रूरत होती है, इसलिए लिक्विफाइड फॉर्म में हम लोग लेके आते हैं। और इसको लिक्विफाइड फॉर्म में ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों को मैनेज करना बहुत बहुत तबाही का खेल है, बहुत परेशान है। तो इसलिए बहुत सारी समस्याएं GSLV के साथ में आई, तो कई बार ये लॉन्च जो था वो ख़राब भी कर देता था, इसलिए इसका उस समय पे नाम डाल दिया गया नॉटी बॉय, मतलब ये बहुत शरारतें करता है, ठीक। लेकिन अब ये काम अच्छा करने लगा है तो यहाँ पे मैच्योर बॉय GSLV। अब अगर GSLV कभी भी मैच्योर बॉय आ गया तो ये कहानी आपको याद रहेगी, छोटी सी कहानी, कि किसको हाल ही में सोमनाथ में ऐसा, हालांकि मैच्योर बॉय किसको कहा जाता है वो सब मतलब आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप आराम से बता ले जाएंगे। दूसरी चीज़ है, इंडिया के जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उनको जरा ध्यान से देख लेना। मैं कई बार आपको बताता रहता हूँ, जैसे GSLV है, PSLV है, और एक GSLV M3 है जिसको नया नाम दिया गया है LV-M3, राइट, जिससे LV-M3 M4 से जिससे आपको चंद्रयान भेज दिया गया था। तो ये कुछ हैं, इनको थोड़ा सा देख लो, हालांकि ऐसे अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ बीच में आ गया तो बताने की थोड़ी सी आवश्यकता समझी, ठीक है। और उसमें कुछ भी नहीं है, बस इसमें जानने के लिए ये है कि इसको प्रक्षेपण यहाँ से किया गया, कहाँ से किया गया, तो याद रखना आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। दूसरी चीज़ है, रटने वाली बात यहाँ पे ये लेकर देखिए, ये लिखे GSLV F14, ये रट लेना। इनसेट 3DS है, 3DR नहीं है, 3DR 2016 में जा चुका है, रट लेना। दूसरी चीज़ है, और कब किया गया, तो 17 फरवरी को किया गया, थोड़ी सी ये तारीख भी देख लेना, एक चीज़। और इसमें अलग अलग पेलोड जैसे लगे हुए हैं, 6 चैनल मैनेजमेंट है, 19, ये सब रटने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल ये देख लीजिए। GSLV 14 की ये 17वीं उड़ान थी। कई बार उड़ान आपको पूछी जा सकती है, उड़ान कौन सी थी पूछी जा सकती है, कौन सी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। यहाँ पे डार्क नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस साल इसरो का दूसरा सफल मिशन था। इससे पहले क्या हुआ था, PSLV C58 से एक्सपोसैट लॉन्च हुआ था। एक्सपोसैट, अभी एक्सपोसैट क्या है अभी मैं बताऊंगा बाद में। PSLV C58 से। दूसरी चीज़ है, ये जो एक्सपोसैट जो लॉन्च हुआ था तो वो PSLV की 60वीं उड़ान थी, 58वीं उड़ान नहीं थी। लोग ऐसे गलती करते हैं, 58 यहाँ पे देखते हैं तो सोचते हैं 58वीं। एक्सपोसैट के लिए ये उड़ान 60वीं थी। खैर वो जब टॉपिक अलग आएगा तो मैं उसमें कवर करूँगा, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक। इसका कारण क्या, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मौसम विज्ञान और दुनिया भर की चीज़ों के लिए ये काम करेगा, इनसेट 3DS। तो इसका कारण है जैसे हवा में, आग में, नमी, कोहरे, इसमें सब सूचनाएं देगा और उस सूचना को आम लोगों के लिए या रिसर्च के लिए यूज़ किया जाएगा। वेट 2274 kg है, कार्यकाल 10 वर्ष का है, ठीक। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो देखिए यहाँ पे लिखी हुई भी हैं, ठीक है। चलो और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है क्या, GSLV F14 की लंबाई इतनी है, इस पर कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 51 मीटर है, मतलब देख लो 150 फुट, मतलब आप देख रहे हैं ये लॉन्च व्हीकल है, इसकी हाइट देख रहे हैं आप, कम से कम 170-60 के आसपास ये जाएगा, 70 के आसपास, 170 आई थिंक 170 फीट के आसपास ये जाएगा, राइट। मतलब 17 मंजिल की जितनी इमारत होती है इतनी लॉन्च व्हीकल है इंडिया का, राइट। चलो हाँ, एक चीज़ और है जरूरी है, उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जिसको GTO बोलते हैं। देखिए ये ऐसी छुपी हुई चीज़ें मिलती हैं, GTO में स्थापित किया गया है, समझे।
अब मैं GTO नहीं डिस्कस करूंगा, एक जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है ये, ठीक। अलग अलग निचली कक्षा जैसे 650 किलोमीटर तक रह गई या और कोई रह गई, समझे, उसमें ऐसे ऐसे घुमाया जाता है, फिर उसको ट्रिगर किया जाता है तो अगली दूसरी कक्षा में चला जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफर ऑर्बिट होती है, फिर इसके बाद और चला जाएगा। इन सब चीज़ों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। चलो अब हमारा अगला टॉपिक है मराठाओं के। देखिए ये वाला टॉपिक भी मैं कवर कर चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर किए दे रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ ऐसा करो, जो मैंने मैं जो चीज़ें कराता हूँ उसको कराते चलिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी, मान लीजिए क्रॉनिकल में कोई चीज़ मुझे अच्छी लग गई, वहाँ मैंने पूरी थॉरली डिस्कस कर दी, यहाँ पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा उसमें तो मैं कवर अप कर दूंगा उसको। अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा नहीं मिला तो मैं कवर अप नहीं करूँगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो भी चीज़ें आप देखते हुए चलें, ठीक है। इसलिए आपको फ़ायदा मिलेगा उसमें, ठीक। मराठाओं के 12 किले यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची के लिए नामांकित किए गए। अब देखिए, सबसे पहले पढ़ते समय याद रखिए, ये नामांकित किए गए हैं, फाइनल नहीं हो गए हैं, राइट। नामांकित का मतलब है भारत ने ऐसी 12 किलों को विश्व धरोहर, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची होती है उसमें भेजा गया है। अब यूनेस्को डिसाइड करेगा कि ये एक्सेप्ट कर लें या ना करें, वो सब कुछ है यूनेस्को के ऊपर, ठीक है। किसने भेजा है? भारत ने भेजा है। मराठाओं के 12 किले हैं, 12 किले, ठीक। अब आ जाइए आगे। विश्व विरासत सूची है 2024-25 के लिए यूनेस्को, उसके लिए यही सब चीज़ें लिखी हैं। जैसे मराठा शासन की जो रणनीति थी, सैन्य रणनीति, उसको प्रदर्शित करने के लिए एक नेटवर्क, किलों का एक नेटवर्क है, मराठा सैन्य प्रदर्शन को नामांकित किया गया। अब 12 का मतलब है कि 12 अगर ये एक्सेप्ट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि 12 साइट इंडिया में और बढ़ जाएंगी यूनेस्को की, नहीं। उसका मतलब है ये नेटवर्क एक बढ़ जाएगा, मतलब मराठा सैन्य परिदृश्य को नामांकित करा गया है। नंबर केवल चीज़ एक ही है, उसमें 12 अलग अलग सब चीज़ें शामिल हैं। तो ऐसा मत कर देना कि इंडिया में अभी जितने हैं यूनेस्को विश्व धरोहर उसमें 12 और जोड़ दो, बिल्कुल गलत, समझो। दूसरी चीज़ है, इसमें जो नाम है उनको ज़रा एक बार आप देख लीजिए। अगर एक्सेप्ट हो गए तो नाम इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। जैसे सलहेर है, सिवनेरी है, लोहा है, खंदेरी है, रायगढ़ है, राजगढ़ है, प्रतापगढ़ है, दुर्ग है, पनाला है, और विजय दुर्ग सिंधुदुर्ग तमिलनाडु का जिंजी किला है, ठीक है। अब इसमें देखिए जो 12 घटक हैं उसमें से जो तमिलनाडु में एक अकेला है जिंजी किला, ठीक। तो हो सकता है इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी बढ़ जाएगी, जिंजी किला, ठीक। दूसरी चीज़ और है सलेहर, सिवनेरी और अलग अलग है। इसको एक बार देखिए, देख लो। अगर ऐसे तो अगर एक्सेप्ट हो गया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाएगी, अदरवाइज ठीक ठीक है, बहुत अंधाधुंध नहीं है, ठीक है। तो बस इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में मराठा सैन्य परिदृश्य जो है विकसित हुआ। ये किलेबंदी करते थे, अपनी सैन्य रणनीति बनाते थे, उसके आधार से, उसके नेटवर्क के आधार से चीज़ें अपनी बनाते थे, ठीक है। बस इसमें यही सब चीज़ें यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक। दूसरी है, संस्कृति मंत्रालय ने 29 जनवरी 2024 को एक बयान में ऐसा कहा कि किले विविध भौगोलिक और ऐसी चीज़ें हैं, और कुछ नहीं है। महाराष्ट्र में 390 से ज़्यादा किले हैं, जिसमें 12 किलों को सैन्य मराठा परिदृश्य के रूप में चुना गया है, ठीक। 8 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है, 4 महाराष्ट्र सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय द्वारा निर्देशित है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आपको निकल के आएगा, यहाँ पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। इसके बारे में 2-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, मुझे याद भी नहीं आ रही है, मैं सही बताऊँ तो मैं बताऊँ आपको क्या, तो याद नहीं आ रही तो मैं बता कैसे पाऊँ। तो चलो इसके बारे में 2-4 चीज़ें देख लेना फिर भी, ठीक है। मराठा सैन्य विचारधारा की शुरुआत 17वीं शताब्दी और दुनिया भर की ऐसी चीज़ें हैं। इस टाइम पे मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के 1617 ईस्वी में के नियमों, और उसके बाद 1858 तक पेशवा। देखिए आपको पता है, ये सब चीज़ें आप हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि पेशवाई बाद में आई, पहले छत्रपति जो होते थे वो हुआ करते थे। इसके बाद शासन चला गया पूरी तरीके से पेशवाओं के बाद में। तो आगे चल के आप देखेंगे अलग अलग पेशवाओं की लड़ाई भी होती है, अलग अलग पेशवा अलग अलग जगह पे चले जाते हैं, ठीक है। तो सब मतलब उन्हीं सब में, ठीक। और हाँ, इसका संस्कृति मंत्रालय इन 12 किलों का नामांकन सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी में किया गया है। वर्तमान में 42, अब देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में देखिए 42 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें 34 हैं सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 हैं वो प्राकृतिक हैं, 1 है कंचनजंगा शायद इसमें है मिश्रित स्थल है, ठीक है। तो टोटल कितने हैं? 42, राइट। 42 में 34 जो है वो सांस्कृतिक हैं, 7 कौन है? नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, मिश्रित स्थल कौन सा है? 1, ठीक। और बस ये सब चीज़ें इसको ज़रा देख लो, बस आगे बढ़ो। अब अगला हमारा टॉपिक है फारसी भाषा को नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा। अब फिर देखिए, क्योंकि हेडिंग ऐसी लिखी होती है ना, ऐसा लगता है कि मिल गया है ना, दर्जा मिल गया, लेकिन अभी मिला नहीं है, अभी परेशान मत होना। अभी भारत में 6 ही शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक।
3 को और दर्जा मिलना बाकी है। लेकिन हेडिंग ऐसी, पिछली वाली भी ऐसी हेडिंग थी, नामांकित उसमें लिखा था। आप जब पढ़ेंगे तो नामांकित भूल जाएंगे, आपको लगेगा कि बन गए, ठीक है। तो अगर गड़बड़ किया तो आप गड़बड़ी करेंगे। दूसरी चीज़ इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। फारसी भाषा को नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलेगा ऐसा अनुमान है, ठीक, मिला नहीं है। दूसरी चीज़ है, क्यों ऐसा हुआ, देखिए अभी इन सब चीज़ों को भूल जाइए। अभी मैं आपको लेके आता हूँ यहाँ पे देखिए शास्त्रीय भाषाएं क्या हैं। सबसे पहले शास्त्रीय भाषाएं वो हैं जिनका इतिहास है 1500 से 2000 वर्ष पुराना, ठीक, इतिहास है, जिनमें साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए, बहुत सारी रचनाएं हैं, इसलिए उनको बोलते हैं शास्त्रीय भाषाएं, ठीक। एक चीज़, भारत में अभी तक शास्त्रीय भाषाएं जो हैं वो टोटल 6 हैं। यहीं कहीं लिखा होगा शायद, ठीक है, पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक, लेकिन हाँ लिखा है। अब है क्या, भारत की आप 8वीं जब अनुसूची जब पढ़ते हैं संविधान की, तो वहाँ पे 22 आपको संविधान की 8वीं अनुसूची में आपको 22 भाषाएं वहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। 22 भाषाओं में आप, अच्छा मुझे एक बात और बताइए, जो 8वीं अनुसूची है उसमें अभी तक कितनी बार अमेंडमेंट किया जा चुका है, ठीक, एक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पॉलिटी में बनने की संभावना है। अगर ये पूछा गया तो आप बताएंगे कम से कम आई थिंक 1 2 3 आई थिंक 4 बार इसमें अमेंडमेंट किया जा चुका है, ठीक है। तो उसमें पहले जो थी वो 14 थी, अब टोटल होके 22 हो गई हैं। सबसे आखिरी अमेंडमेंट जो था उसमें उड़िया का नाम ओडिया बदला गया था, ठीक है, याद रखना। अब वो जो 22 भाषाएं हैं उसमें से जो 6 भाषाएं हैं उनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा 2004 में, मतलब 2004 से शुरुआत हुआ, जिसमें पहली भाषा जो थी तमिल भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था, ठीक। तमिल में मुख्य रूप से आप तो देखते हैं दक्षिण भारत और श्रीलंका में बोली जाती है। दूसरी बात, 2005 में संस्कृत जोड़ी गई दूसरी भाषा में, 2008 में कन्नड़ जोड़ी गई, और कन्नड़ और तेलुगु जोड़ी गई, 2013 में मलयालम जोड़ी गई, और 2014 में उड़िया जोड़ी गई, ठीक है, याद रखना इसको। तो टोटल कितनी हो गई, 6 शास्त्रीय भाषाएं। अब आगे की बात, अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए नई शिक्षा नीति आई, आपको पता है 2020, ठीक है। इसके अनुसार 3 भाषाओं को और शास्त्रीय भाषाओं में जोड़ा जाना चाहिए। कौन कौन सी, पाली और फारसी और प्राकृत। देखिए तीनों, अब क्योंकि भाषाएं हैं कौन सी, 1500 से 2000 वर्ष पुरानी, ठीक, एक चीज़। दूसरी चीज़ है इसमें स्क्रिप्ट लिखी हुई होनी चाहिए, मतलब कोई आपके साहित्यिक ग्रंथ होने चाहिए। देखिए पाली तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखते हैं जो पाली भाषा है उसमें बुद्धिज़्म में बहुत बहुत कुछ लिखा गया है, राइट, बहुत कुछ लिखा गया है। यहाँ से लेके श्रीलंका से लेके आपको इंडोनेशिया आप चले जाएंगे, वहाँ भी आपको पाली देखने को मिलती है। भारत के अंदर तो थी, मतलब आप जितने बुद्धिज़्म में जितने बात के जो ग्रंथ हैं आप देखेंगे ज़्यादातर ग्रंथ जो हैं वो पाली में ही लिखेंगे। दूसरी बात है फारसी इंपॉर्टेंट है। फारसी कहाँ से चल के आई आपको पता है, ठीक, ईरान की ये भाषा है। ईरान की भाषा मतलब आप देखेंगे तो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार में शायद ये आती है, ठीक है। अब आप ऐसे रटो, अब उसको हम भाषा परिवार में नहीं जाएंगे, इंडो यूरोपियन शायद भाषा परिवार में जाती है ये फारसी, ठीक है, ईरान की भाषा है, ठीक है। दूसरी चीज़, प्राकृत भाषा को भी अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगी, आपको देखिए जब आप उस टाइम पे पहुंचते हैं जहाँ पे अशोका थे, तो वहाँ पे प्राकृत भाषाएं जो हैं उस वो दौर था उस टाइम का, उससे पहले का, और मतलब और उस टाइम तक ये जो दौर था वो प्राकृत भाषाओं का दौर था। तो ये आप देखेंगे कि 2000 साल तो ऐसे ही पूरे हो रहे हैं, उससे पहले भी 300-400 साल पहले की बात हो रही है, BC के भी, BC में 300-400 साल 500 साल के आसपास जब गुजर जाएंगे तो ये तो 2500 साल, यहाँ तो 1500 और 2000 साल की बात की गई थी, ये तो 2500 साल पुरानी भाषाएं हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 3 को जोड़ने की बात की है, अभी जुड़ी नहीं है, प्रस्ताव है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, प्रस्ताव है, ठीक। अब हुआ ये, यहाँ पे जो एम्फेसाइज की गई है फारसी भाषा, ये क्यों एम्फेसाइज की गई है, और ये 2 क्यों नहीं एम्फेसाइज की गई जिसमें पाली भी है और प्राकृत भी है। उसका कारण है क्योंकि तेहरान में भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं S जयशंकर साहब, उन्होंने ऐसा कह दिया कि फारसी भाषा जो है वो ऐसे शामिल किया जाएगा 9 शास्त्रीय भाषाओं में, ठीक है। अब क्यों कहा, क्योंकि जब आप तेहरान जाएंगे, ईरान में तेहरान है, वहाँ जब आप जाएंगे तो आप बात करेंगे फारसी लोगों से, उनको बताएंगे कि देखिए इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, आपकी लैंग्वेज को बहुत प्रमोट कर रहा है, ऐसे हम लोग अच्छा टाई अप बिल्डअप करते हैं ना, ऐसी सब बातें कर करके, उसी में ये बात कह दी गई। ऐसे ही याद रखना, पाली भी साथ में है, प्राकृत भी साथ में हो जाएगा तो और बड़ा मुद्दा बनेगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये बातें हैं, ठीक। इंडो यूरोपियन, मैं सही कह रहा था, इंडो यूरोपियन भाषा का एक मतलब फारसी भाषा जो है उसी में है, ठीक। ईरान में रहने वाले फारसी लोगों द्वारा बोली जाती है और इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के उद्देश्य से भारत ईरान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाएगा। चलो ये भी टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से निपटा दिया। अब अगला हमारा टॉपिक है बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का सेंटर का उद्घाटन। अब बोइंग है कहाँ की, देखिए बोइंग है कहाँ की, तो बोइंग आपको शायद USA की मिलती है, राइट।
बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत हवाई जहाज़ बनाती है अलग अलग तरीके के, अतरंगी अतरंगी शानदार, समझे। और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट भी बनाती है, ठीक। अब है क्या, नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के बेंगलुरु के बी मारेनहल्ली में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया, उद्घाटन हो गया, ठीक। बहुत बड़ा कैंपस है, इतना बड़ा कैंपस है बोइंग का, यहाँ पे देखिए लिखा है बोइंग का यह सेंटर जो है अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा निवेश है, सबसे बड़ा निवेश है। 43 एकड़ में ये फैला हुआ है, 1600 करोड़ रुपए की इसमें लागत लगी हुई है, ठीक है। तो बोइंग का यूएसए के बाहर में सबसे, अब आपको मैंने बताया है, हवाई जहाज़ बनाती है, ट्रेनिंग देती है, इसमें लिखा संबंधित ट्रेनिंग देती है हवाई जहाज़, कई बार मिलिट्री वाले हवाई जहाज़ मतलब इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट के रूप में भी चीज़ें बनाती है, ठीक। कहाँ बनाया है, बेंगलुरु के बीमारनहल्ली में, ठीक, बस। और ये सब गणित की बात। हाँ, एक चीज़ और है, इस पर लास्ट पॉइंट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की शुरुआत की, देखिए, जिसका उद्देश्य विमानन क्षेत्र में पूरे भारत से ज़्यादातर लड़कियों को बढ़ावा देना विमानन क्षेत्र में। तो बोइंग, अब हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की शुरुआत की। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम निम्न से किस क्षेत्र में है, तो महिलाओं को रक्ताल्पता की कमी दूर करने के लिए, ठीक, या महिलाओं को भारत के क्या बोलते हैं, क्या मतलब विमानन क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, ऐसे ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन वहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। तो ऐसे करके आ जाएगा। फिर ये बोइंग सुकन्या कार्यक्रम भी यहाँ पे देख लिए लिखा हुआ है, बस। अब ये है क्या, इसमें सब चीज़ें हैं, विमानन क्षेत्र में बढ़ावा देना है, जो मैं बात बता रहा हूँ वही है, भारत की लड़की महिलाओं को विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं STEM, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण कौशल सीखने के लिए ये सब चीज़ें हैं। बाकी ये सब बातें हैं, इन बातों में रखा गया है। चलो मत पढ़ो, आगे बढ़ो, आगे। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, ऐसी रिपोर्ट आने की संभावना बढ़ती है। देखो क्यों, उसका एक कारण है, पिछले वर्षों में आपने देखा है पेपर के अंदर कि नीति आयोग कोई रिपोर्ट जारी कर दे, भारत सरकार का मंत्रालय कोई रिपोर्ट जारी कर दे, स्वच्छता रिपोर्ट जारी कर हो जाए, या और कोई रिपोर्ट ऐसी जारी कर दे, भारत सरकार उनको प्रायोरिटी दे रही है, ठीक। इसलिए इस रिपोर्ट को भी आना हो सकता है कि आपसे पूछी जाए, ठीक। तो जारी कौन कर रहा है, शिक्षा मंत्रालय ने जारी की है। किसके लिए जारी की है, तो उच्च शिक्षा के लिए, ठीक। नवीनतम अखिल भारतीय सर्वेक्षण, जिसको बोलते हैं AISHE, यहाँ पे लिखा हुआ IC, मतलब क्या है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन का आयोजन किया 2011 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है, ऐसे इसको बोला करिए, ठीक। कौन जारी कर रहा है, शिक्षा मंत्रालय जारी कर रहा है। किस पे जारी कर रहा है, हायर एजुकेशन पे, ठीक। अब देखिए कुछ चीज़ें इसमें देखिए, अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको लिखी हुई हैं, लेकिन इनसे अगर साधारण क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे बन जाएगा, ठीक। कुछ अंदर पूछेगा, क्योंकि अंदर इसमें बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें हैं, और वो अगर आप UPSC का पेपर दो तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो सकता है आने की संभावना हो, स्टेट में थोड़ी सी कम संभावना होती है, लेकिन कुछ चीज़ें आप ये जान लीजिए। अच्छा, ये रिपोर्ट 2021 और 22 के लिए है, बस ये चीज़ जानिए। दूसरी चीज़ है, उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 21-22 में लगभग 4.33 करोड़ 28.4 हो गया है, % हो गया है। 2014-15 के बाद में 91 लाख, मतलब ये सब चीज़ें 91 लाख से अधिक छात्रों की वृद्धि हो गई। ये है 4.33 करोड़ 28.4% हो गया है, ये वाला पॉइंट है। दूसरी चीज़ है, सभी श्रेणियों में नामांकन में वृद्धि हुई है, जिसमें अलग अलग इसमें समुदाय वाइज भी लिखा है, जैसे SC ST OBC अल्पसंख्यक जैसी श्रेणियों में नामांकन में वृद्धि हुई है। ये डेटा नहीं रखने को है, ठीक। फिर अलग अलग चीज़ें हैं, इतने आयु वर्ग में GER सकल नामांकन अनुपात, या उच्च शिक्षा में नामांकित इतने के लिए इतने % हो गया है 28। देखिए ये सब इतनी सब चीज़ें आप कैसे रट पाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ पढ़ने का अगर मन कर रहा हो, आप खाली बैठे हो, चाय नाश्ते के साथ में पढ़ लें। मेरी राय नहीं है कि आप ये सब चीज़ें पढ़ें, ठीक। और अगर आ जाए तो मुझे कोसें, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरे अगले पॉइंट पे आ जाइए। वो देखिए मुझे इतना इसमें कुछ लगा नहीं, इसलिए पढ़ना आगे लाजमी है। आपके पास वक्त हो आप आराम से पढ़ सकते हैं। मुंबई में ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु का उद्घाटन, ठीक है। ट्रांस हार्बर लिंक है, अटल सेतु का उद्घाटन, ठीक। दूसरी चीज़ है, किसने किया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इनका उद्घाटन किया, ठीक। इसको आधिकारिक तौर पर जानते हैं किस नाम से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अटल सेतु नावा सेवा सी लिंक के रूप में जानते हैं, ठीक। कब किया, 22 जनवरी को किया, ठीक। अब ये करेगा क्या, अब इसको जानिए, ठीक।
समुद्र पर ये सबसे पहली बात तो है, समुद्र पे सबसे लंबा पुल है। देखिए कहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है देश में समुद्र पर बना सबसे लंबा सेतु है, सबसे लंबा पुल है। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से कवर हो जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से कवर हो जाता है। ठीक, उद्घाटन उन्होंने किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे किया है। ठीक है, ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला यह हार्बर लिंक 22 किलोमीटर का एक विशाल समुद्री पुल है। ठीक, इस प्रोजेक्ट के लक्ष्य से ये अलग अलग चीज़ें यहाँ पे क्रांतिकारी बदलाव, ये सब थोड़ी ना पढ़ने वाली चीज़ें हैं, इसको कोई पढ़ता है क्या? कोई नहीं पढ़ता। ठीक, अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल होने के साथ साथ सबसे लंबी समुद्री पुल भी है, इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है, अभी सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे एक अभी 4-5 दिन पहले एक उद्घाटन हुआ है चेनाब रिवर पे। ठीक, ये एकल ऐसे बना हुआ है, ये जो चेनाब रिवर पे जो पुल बनाया है अभी, वो देखो उस पर वो USB आरएल जो लिंक है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना जो है उसका ही एक खंड है, उसमें ये बनाया गया है सबसे हाईएस्ट अभी तक। एफिल टावर से भी ये शायद 35 मीटर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, ये अभी कंप्लीट हो गया, 2002 से ये प्रोजेक्ट चालू था। ठीक है, अभी ये हाईएस्ट आर्क ब्रिज बनाया था। ठीक, दूसरी चीज़ है, ये है अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल होगा, साथ साथ सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। यह कितना है तो 21.8 किलोमीटर कितना है, 6 लेन है, इंपॉर्टेंट है। देखो रट लो उसको, बिल्कुल रट लो। ठीक है, समुद्र के ऊपर कुल लंबाई इसकी कितनी है, 16.5। देखिए मैं ये सब चीज़ें रटने वाली हैं, UPPCS प्रीलिम्स या रिव्यू ऑफिसर प्रीलिम्स ये लंबाई पूछता है। ऐसे पिछली बार पता नहीं किसका पूछ लिया था, 9.02 किलोमीटर या 11.02 किलोमीटर ऐसे कुछ था, एक बार पूछा था। तो मैं कह रहा हूँ इसको भूलना मत, कर जरूर लेना। ठीक है, ज़मीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। ठीक, बस और सब इतनी लागत देख लिया, 18,000 करोड़ के आसपास है। ये मुंबई के सेवरी से शुरू होकर, दक्षिण मुंबई के सेवरी से शुरू होकर रायगढ़ जनपद के उत्तर तालुका में नावा सेवा के आसपास तक समाप्त हो जाएगा। इस परियोजना में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी वित्त पोषित कर रही है, जो कुल लागत का 80% कवर करती है। शेष राज्य, केंद्र और राज्य के मध्य जो है साझा हो जाएंगे। दूसरी है हार्बर लिंक में रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग टेक्निक का उपयोग है। टेक्निक थोड़ी ना, आप सिविल इंजीनियर थोड़ी ना हो, एक बार देखना हो तो देख लो। ठीक है, ओपन रोड टोलिंग पद्धति को भी अपनाया गया है, और ये ऑर्थोपेडिक स्टील टेक, ये सब चीज़ें बहुत टेक्निकल हैं, ये सब लिखने वाली होती हैं, ये आपके एग्जाम में आने वाली नहीं होती हैं। ठीक है, इसलिए आगे बढ़ जाओ। ठीक, लंबाई याद करो, देश का सबसे लंबा है, समुद्र पर बना सबसे लंबा है। समुद्र के ऊपर कितना था, उद्घाटन कब किया, किसने किया, बना कौन रहा है, पूरा सही नाम क्या है, अटल सेतु नावा सेवा सी लिंक। ठीक, 22 किलोमीटर है, लेकिन असली में यह कितना है, 21.8 किलोमीटर। अब आया अगला कार्यक्रम। देखिए इस रिपोर्ट को ठीक से पढ़िए, मैं ठीक से पढ़ाने की कोशिश में भी हूँ। ये देखिए, ये वाला लेक्चर लंबा हो रहा है, मुझे आई नो कि लंबा हो रहा है, बट आपको लंबा देखना पड़ेगा। ठीक, कोई और विकल्प है नहीं, इसलिए क्योंकि मैं जल्दी करा दूंगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि कमेंट के थ्रू अतरंगी लोग चले जाते हैं, रील बनाते हैं, वो खेत में खड़े होके और या ट्रक पे बैठ के फिर यहाँ पे मैसेज कर देते हैं, आप बहुत बोलते हो, तो या फिर रील बनाना बंद करो, इतना टाइम पढ़ने में ही लगा दो। तो जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ कुछ कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। चलो मान लिया मैंने कि कुछ चीज़ें हैं एग्ज़ाम से, हालांकि मैं इंटरलिंक करता हूँ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो आपका इंटरेस्ट बढ़ाती हैं, और इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है, राइट। इसलिए भी क्योंकि आप बोझिल हो जाएंगे, मुझे पता है। ठीक, अगर मैं सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करूँगा तो आपको चीज़ें बोझिल लगने लगेंगी। इसलिए बहुत सारी कोशिशें हैं, जितनी कोशिशें हैं वो पॉजिटिव वे में कोशिशें हैं। ठीक, तो अलग अलग नज़रिया है लोगों का। खैर, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। देखिए एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरी चीज़ है, जनवरी में ये रिपोर्ट आ गई थी, और इसको मैंने पिछली वाली घटना सार में भी कंप्लीट किया था। मैं चाहता तो मैं ऐसा करता कि जो टॉपिक जो आपके बार बार हो रहे हैं, इसको मैं नीचे मैं बोल देता कि डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, वहाँ पे जाके देख लेना। लेकिन अब वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो मैं जो कोई और भी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है तो वो स्किप हो जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं चलो कवर ही करा दूँ, लंबा बनेगा कोई बात नहीं है। ज़रूरी ये है कि प्रोडक्टिविटी अच्छी निकल के आए और काम अच्छा उसमें हो सके। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 है। देखिए 2023 है, हुआ रिपोर्ट कब जारी हुई है, 2024 में। कंफ्यूज मत होना, 2024 का स्वच्छता सर्वेक्षण नहीं है। हो सकता है कि अभी 2024 के एंड तक जब आप एग्जाम देने जाएंगे, अक्टूबर नवंबर या आपका जब भी दिसंबर में एग्जाम होगा, उससे पहले 2024 की रिपोर्ट आ जाए। तो दोनों रिपोर्ट को कंफ्यूज मत करना, ये 2023 की रिपोर्ट है। ठीक, 24 में प्रकाशित हुई है। ठीक, किसने की है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। एक बात इसमें क्या हुआ है तो 44 से 70, देखो कितना अच्छा डेटा है, 44 से 70 शहरों का मूल्यांकन किया गया। दूसरी चीज़,
अब ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 है, ये करता कौन है, ये इस पर लिखा ही नहीं गया है। एक थोड़ी सी गलती हो गई है इनसे, हालांकि ऐसी गलती होती नहीं है, लेकिन हो गई है। इसको करता है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, जिसको आप महुआ बोलते हैं, जिसको हम लोग महुआ बोलते हैं। महुआ का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक। इसको मैं बोलता हूँ महुआ, ठीक। इसमें है इतने शहर हैं, 61 छावनी है, 88 गंगा किनारे के शहर हैं, ठीक। तो 3 चीज़ें कवर अप हैं, शहर भी कवर है इतने, 81 छावनी यानी कंटेनमेंट जो बोर्ड होते हैं उनको भी, कैंट जिसको बोलते हैं वो भी कवर है, 88 गंगा किनारे के शहर भी हैं, ठीक। दूसरी चीज़ है, अब आइए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु यहाँ पे ये है कि जो 1 लाख से जो आज ज़्यादा की आबादी वाले जो शहर होते हैं, अभी तक होता देखिए ये रहा है कि लगातार 6 साल से इंदौर जो था वो बिल्कुल टॉप पे था। इस बार सूरत भी नंबर 1 पे आ गया। मतलब कहने का ये है कि इस बार टॉप पे 2 हैं, एक है इंदौर, दूसरा है सूरत, ठीक। एक है इंदौर, दूसरा है सूरत। अब दूसरी चीज़ है, इस पूरी लिस्ट में जब आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक 20 जो है टॉप 10 में तो कोई है ही नहीं, मान लीजिए यूपी के अंडर का। अब इसी रिपोर्ट में आपको यूपी जरूर ढूंढना होता है, तो इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ। इसमें आपको 14 नंबर पे जब आप आएंगे यहाँ पे, तो आपको नोएडा देखने को मिलेगा, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, आपको नोएडा देखने को मिलेगा। और यूपी से आपको कोई देखने को क्या मिल रहा है, अगर मिले तो आप मार करिए, मुझे तो कोई नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक। अब दूसरी चीज़ है, स्वच्छ सर्वेक्षण में 1 लाख से जो कम वाले हैं उनमें अलग अलग नाम, उसमें सांसवड़ महाराष्ट्र जो है वो टॉप पे है, अगले नाम ये लिखे हुए हैं। उसमें ज़्यादातर आपको महाराष्ट्र से देखिए 4 मिल गए, एक केवल छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर पर पाटन मिला है। अगर स्टेटमेंट में अगर बनाए गंदा क्वेश्चन तो ऐसे भी बना सकता है। अब बताइए, जिसकी मैंने बात की थी, एक तो शहर हो गए, शहर 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले, फिर शहर कौन से 1 लाख से कम जनसंख्या वाले, फिर होते हैं कंटेनमेंट बोर्ड, कंटेनमेंट जिसको आप कैंट बोलते हैं। अलग अलग शहरों में आपने देखा होगा ना कि फला कैंट हम जा रहे हैं, ऐसी जगह जा रहे हैं, लखनऊ कैंट जा रहे हैं, कानपुर कैंट जा रहे हैं, आगरा कैंट जा रहे हैं, अलग अलग जगह आपको कैंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये है कैंट, ये इनको बोलते हैं छावनी। अब छावनी में आप जब देखेंगे तो आपको देखिए ऊपर से जब आप यहाँ पे देखते हुए चलिए तो आपको यहाँ पे आगरा कैंट देखने को मिलता है 8वें नंबर पे। वहाँ पे आपको कौन सा मिला था, वहाँ पे आपको मिला था नोएडा, कौन से नंबर पे, 14वें नंबर पे। टॉप के हमने 2 बता दिया आपको, इंदौर सूरत। दूसरे मतलब यहाँ पे तो ये टॉप पे रहेगा। अब इन्होंने पता नहीं रैंकिंग यहाँ पे 2 लिखनी चाहिए या 3 लिखनी चाहिए, मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन टॉप पे अगर दोनों हैं, दोनों की रैंक अगर ये है तो यहाँ पे ये नवी मुंबई शायद दूसरे नंबर पे आना चाहिए, मुझे ऐसा अनुमान है कि इसको दूसरे नंबर पे आना चाहिए, तीसरे नंबर पे नहीं जाना चाहिए, ठीक। लेकिन इसको आप देख लीजिए, हालांकि और कुछ है नहीं इसमें। नोएडा आप याद रखना, और टॉप पे जो है उसको जरूर याद रख लेना। दूसरी बात है 1 लाख से कम जनसंख्या में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रख लेना इसमें 5 में से 4 जो महाराष्ट्र से हैं, एक पाटन जो है वो आ रहा है आपका छत्तीसगढ़ से, नंबर 1 पे है सांसवड़, ठीक। अब दूसरी बात है कंटेंट बोर्ड में देखें तो महू कैंट जो है वो सबसे टॉप पे है, फिर अलग अलग ये सब नाम दिए गए हैं, समझे। इसमें जो जरूरी है वो 8वें नंबर पे देखिए आपको आगरा कैंट मिल रहा है, ठीक है। अब आ जाइए गंगा शहर, यहाँ पे उत्तर प्रदेश ने बड़ा मज़े किए हैं, मतलब बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया है। इसमें देखिए आप देखिए यहाँ पे बनारस है नंबर 1 पे, वाराणसी उत्तर प्रदेश टॉप पे, प्रयागराज दूसरे नंबर पे टॉप पे, तीसरे नंबर पे बिजनौर उत्तर प्रदेश टॉप पे। टॉप 3 में तीनों कौन से, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन यहाँ से बन के आएगा आपके सामने, रखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक। और आप कहेंगे कि मैंने देखा था तो पता नहीं ऊपर नीचे कर देंगे, या आपको लगेगा कि 3 लगातार कैसे हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो आप करेंगे नहीं एक होगा, तो आप गलत करके चले आएंगे। याद रखिए 3 के तीनों हैं उत्तर प्रदेश से हैं, बनारस, प्रयागराज और क्या है आपका बिजनौर, ठीक। फिर चौथे नंबर पे उत्तराखंड के हरिद्वार को आप डाल दीजिए तो कन्नौज फिर आपको 5वें नंबर पे मिल जाता है। कन्नौज में ही गंगा मिलती है, रामगंगा से आके मिलके, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश लिखिए। फिर आप देखेंगे ऋषिकेश लिखा है, फिर 8वें नंबर पे फिर आपको मिल गया कानपुर, यहाँ पे फिर आप यूपी लिखेंगे, ठीक है। कानपुर से गंगा सबसे ज़्यादा गंदी चालू होती है, BOD जिसको बोलते हैं ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, ठीक। अब आप देखिए इसमें गिनिए टॉप 10 में कितने हैं, तो 1 2 3 ऐसे ही आएगा 3, फिर चौथा ये वाला डाल दीजिए कन्नौज, 5वां आप डाल दीजिए कानपुर। तो टॉप 3 के अंदर तीनों आपके उत्तर प्रदेश से हैं, जबकि आप टॉप 10 में देखेंगे तो आपको 5 शहर देखने को मिलते हैं उत्तर प्रदेश से। वेरी इंपॉर्टेंट। और सवाल मुझे लग रहा है कि अगर आएगा तो यहीं से आएगा, बहुत अति इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। चलो अब आगे आ जाइए। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 10 राज्य हैं, 10 राज्यों में आपको उत्तर प्रदेश ढूंढिए, 9वें नंबर में मिलेगा, खराब पोजीशन है, लेकिन टॉप 10 में तो है ही, समझे। उत्तर प्रदेश का स्कोर भी देखिए 22, 66, 87, बहुत शानदार स्कोर है। अगर टोटल जैसे शहर की बात हुई थी तो वहाँ पे क्या हुई थी, शायद 44 से 70, समझे। कितना अच्छा मतलब डेटा था, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात है 22 को 3 बार करिए, 66 आ जाएगा, फिर 87 लगा दीजिए, खत्म। मान लीजिए अगर ऐसा स्कोर आ गया, और कभी आ भी सकता है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अब
फिर है निम्न स्तर वाले राज्यों में। अब निम्न स्तर वाले राज्यों में आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश सबसे खराब स्तर रहा है, सबसे खराब स्तर 27वीं रैंक है। लेकिन अगर आप ये तो जैसे पहाड़ी राज्य हो गया, मिजोरम पहाड़ी राज्य हो गया, लेकिन आप अगर मैदानी राज्यों की बात करें या इंडिया के उसमें, तो सबसे खराब स्तर रहा है राजस्थान। तो कई बार रिपोर्ट ऐसे पढ़नी जरूरी होती है जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे स्वच्छ, अब देखिए जो मैंने बातें की हैं सब वैसी वैसी सारी बातें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे देख लीजिए। जैसे सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों के लिए चंडीगढ़ को सफाई मित्र दिया गया, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर है, सबसे स्वच्छ शहर तो नहीं है, गंगा शहर। देखिए 3 थी मैंने आपने बताई, शहर, कंटेनमेंट बोर्ड और एक तो तुम्हारी तीसरी लिस्ट में गंगा शहर था, तो ये सबसे स्वच्छ गंगा शहर है। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग के लिए नोएडा उत्तर प्रदेश को 5 स्टार शहर के रूप में सम्मानित किया गया, तो वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। दूसरी चीज़ है स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए भारत मिशन के लिए जो गीत का विमोचन किया गया, जिसका शीर्षक है नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, इसको गाया है कैलाश खेर ने। कैलाश खेर वही हैं जो गाते हैं बम 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 लहरी, ठीक है, आपको पता है कैलाश खेर कौन है, और बहुत अच्छे गाने गाते हैं, बढ़िया। चलो हाँ, तो ये निपट गई रिपोर्ट, और जैसे मैंने बताई है बिल्कुल आप वैसे याद करेंगे। दूसरी चीज़ है लेक्चर हो रहा है लंबा, लेकिन परेशान होने का नहीं, खत्म पूरा करना है, ठीक है। खत्म मतलब राष्ट्रीय वाला, ठीक है। भारत का पहला, और मैं तेज़ नहीं चलूँगा, बिल्कुल जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ूंगा, ठीक है। भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह, और क्या है, उपग्रह सफलतापूर्व लॉन्च हुआ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है इंडिया का। क्यों इंपॉर्टेंट मिशन है? क्योंकि इंडिया का पहला है, और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो ये दूसरा ऐसा मिशन आपको देखने को मिलेगा जिसने एक्सरे यानी पोलरीमीटर जो उपग्रह है उस तरीके, मतलब सौर में जो एक्सरेज पे जो काम कर रहे हैं उस पर। दूसरी चीज़ है, अभी मैं इस पे आऊँगा कैसा। पहला जो था वो यूएसए था, और वो भी कब हुआ था, अभी हाल ही में, बहुत ज़्यादा दिन पहले नहीं, बहुत ये नहीं कि 20 साल पहले हुआ था, ठीक है। तो 1 जनवरी 2024 को अपना पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह एक्सपोसैट, मैंने आपको क्या बताया था, एक्सपोसैट पिछले वाले वीडियो में देखा, एक्सपोसैट वहाँ पे आया था, ठीक है। C58 जहाँ पे मैंने बोला था कि 60वीं उड़ान है, 58वीं उड़ान नहीं है, समझे, तो इसलिए एक्सपोसैट को सफलतापूर्वक प्रेषित किया, जो ब्लैक होल जैसे खगोलीय संरचनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। अब ये जानकारी कैसे उपलब्ध कराएगा, पहले इस चीज़ को देखिए, समझिए। एक्सपोसैट, देखिए ये एक्सरेज का पोलराइजेशन, जैसे जो एक्सरे होती है ना, एक्सरेज, अब वो होती क्या, पोलराइज होती हैं। पोलराइज मतलब ऐसे, अब कैसे आपको बताऊंगा, 90 डिग्री पे आपको ऐसी, वो सब टेक्निकल चीज़ें, बस ये आप चीज़ें आप समझिए, वो आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंस से जरूरी नहीं है। देखिए जो पोलराइजेशन है उसका ये आकलन करेगा, कौन करेगा, तो ये एक्सपोसैट करेगा, ठीक। अब इससे निकल के क्या होगा, देखो एक जो तारा होता है, सबसे पहले आप ये समझे, जो एक तारा है, एक कोई स्टार है। अब स्टार आपको पता है, जब आप स्टार को जो कलर होता है वो उसकी एज बताता है कि स्टार कितना नया है कितना पुराना है, ठीक है। तो आपको आराम से, बहुत आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जो जैसे अगर जो बिल्कुल नया तारा होता है वो ब्लू कलर का होता है, उसके बाद जब थोड़ा और पुराना हो जाता है तो वाइट कलर का हो जाता है, फिर जब थोड़ा और पुराना होता है तो येलो कलर का होता है, थोड़ा और पुराना जब हो जाता है, जब ज़्यादा, मतलब थोड़ा और पुराना क्या मतलब जब बहुत पुराना होता चला जाता है तो होता है रेड कलर का, रेड। तो ये अगर मैं इसको कहूँ तो ये पहले कलर होता नीला, फिर होता सफ़ेद, फिर होता पीला, फिर होता लाल। जब लाल तारा हो जाता है तो मतलब वो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा बची नहीं है, अब वो विस्फोट करेगा, फटेगा, मतलब, ठीक है। तो ये करोड़ों अरबों सालों में होता है जाके, ये ऐसा नहीं है कि 50 साल बाद हो जाएगा, ठीक। तो ये विस्फोट करेगा। जब विस्फोट होता है तो एक चीज़ है जो हम लोग पढ़ते रहते हैं ज्योग्राफी के अंदर, उसमें है विस्फोट के बाद में अगर उसका जो मास है, समझे, उसका जो द्रव्यमान है, अब वो द्रव्यमान अगर 1.44 कई जगह हम लोग पढ़ते हैं, कई जगह केवल 1.4 लिखा है, लेकिन केवल मैं 44 लेके चलता हूँ। 1.44 से अगर उसका मास कम है, ठीक, तो वो एक वाइट डॉर्फ बन जाता है, वाइट डॉर्फ, समझे, सफ़ेद बौना तारा, ठीक। लेकिन अब दूसरी चीज़ मान लीजिए, अगर उसका जो मास है वो, अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज़ शायद बोल नहीं पाया मैं पूरी, उसका जो मास है वो 1.44 टाइम्स से कम है। किसके टाइम से कम है, तो सूरज का जो द्रव्यमान है, जो सन का जो मास है, उससे अगर 1.44 टाइम्स से अगर कम है तो वाइट डॉर्फ बनेगा। अगर वो उससे बड़ा है, 1.44 टाइम्स सन से अगर उसका मास ज़्यादा है, तो वो एक न्यूट्रॉन तारा बनता है। अब न्यूट्रॉन तारा क्या है, देखिए पूरी कहानी इसी पे टिकी थी, न्यूट्रॉन तारे पे, ठीक। ये पूरा खेल ही हुआ है न्यूट्रॉन तारे पे। क्यों हुआ है, अब इस चीज़ को आप समझिए। देखिए अगर पूरे आप सिस्टम में देखेंगे, पूरे यूनिवर्स में आप देखेंगे,
तो आपको सबको पता है कि जो ब्लैक होल होता है, जो जिसको आप पता नहीं कृष्ण हिंदी में क्या बोलते हैं, कृष्ण विवर पता नहीं ऐसे कुछ बोलते हैं, मतलब ब्लैक होल आपको देसी तरीके से पता है। ब्लैक होल जो होता है वो इतनी ज़्यादा उसमें गुरुत्वाकर्षण होता है, इतनी ज़्यादा उसमें ग्रेविटेशनल इतना फोर्स होता है कि उससे कहते हैं कि जो लाइट होती है वो भी बाहर नहीं जा सकती है। ठीक है, ये बात आपको पता है। लेकिन अब देखिए, जब लाइट बाहर नहीं जा सकती तो आपको पता है आपकी आंखें कैसे काम कर रही हैं। पहले लाइट गई, वो आपके रेटिना पे पड़ी, फिर आपको वो चीज़ दिखाई पड़ी, लेकिन उसको आप देख नहीं सकते। ब्लैक होल को आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते। लेकिन ये जो है न्यूट्रॉन तारा जैसे बना, आपको पता है 1.44 मास से जब ज़्यादा होगा तो बनेगा। तो जब ये न्यूट्रॉन तारा जब बन गया है, इसको ये सबसे पूरे यूनिवर्स में ये इतनी सबसे डेंस चीज़ ऐसी है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इससे ज़्यादा डेंस अगर कोई चीज़ आपको मिलती है तो वो ब्लैक होल मिलता है, लेकिन उसको हम आँख से नहीं देख सकते। पूरे यूनिवर्स में सबसे डेंस चीज़, सबसे घनत्व जिसका सबसे ज़्यादा होता है, वो ऐसी चीज़ जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, वो होता है न्यूट्रॉन तारा। अब आपको बात समझ में आ गई, ठीक। और ब्लैक होल जैसे है, अब ये न्यूट्रॉन तारा है, ये धीरे धीरे कन्वर्ट होते चला जाएगा। इसका मास जो होता है पूरा एक ही बिंदु पे आने लगेगा, ठीक है। और ये एक ही बिंदु पे आने लगेगा तो बहुत भयंकर मास हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ब्लैक होल, ठीक। अब ये पूरी चीज़ें इसी के लिए थी कि ब्लैक होल और खगोलीय संरचनाओं के बारे में, क्योंकि देखिए ये ज्योग्राफी का टॉपिक था, थोड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक था। मुझे लगा कि ये थोड़ी सी चीज़ें आपको थोड़ी सी जानकारी हो, इसलिए ये लॉन्च किया गया। और ये लॉन्च किया गया था PSLV C58 द्वारा। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अभी मैंने बताया था, PSLV, GSLV, LVM3, ठीक, LVM3 M4 जो था उससे जो लॉन्च किया गया था, तो आपका वो क्या बोलते हैं उसको, आपका चंद्रयान 3, देखो ऐसा भूलता हूँ मैं, ठीक। तो ये है। अब एक्सपोसैट जो है उसका देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है, एक्सपोसैट का एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट, ठीक। ये कहाँ स्थापित होगा, तो 650 किलोमीटर निचली कक्षा में, ठीक। ऊपर की कक्षा में नहीं, निचली कक्षा में ये बनाया जाएगा, ठीक। एक्स-रे पोलरीमीटर एक्सपोसैट का उद्देश्य अंतरिक्ष में तीव्र एक्स किरणों के स्रोतों के ध्रुवीकरण की जाँच करना है, ठीक। मतलब इसी को जानिए, एक्सरे जो आती हैं वो पोलराइज होती हैं, उससे पता चल जाएगा कि उनके स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक। इससे पहले ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है USA। दूसरा पूरी दुनिया में कंट्री अगर कोई बना है तो ये बना है इंडिया, एक चीज़ बस। अब देखिए, अब इसमें दूसरी चीज़ें, ये सब बातें हैं ये जो लिखी हुई हैं, कैसे ध्रुवीकरण और दुनिया की चीज़ें, इसको पॉज कर लिए, पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे लिखा एक्सपोसैट का प्राथमिक लोड जिसको बोलते हैं पोलेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे पूरी दुनिया इसकी टिकी है, एक्सपोसैट की। पोलेक्स जिसको बोलते हैं एक्सरे पोलरीमीटर उपकरण, इसको बनाया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और UR सैटेलाइट बेंगलुरु। मतलब ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, UR सैटेलाइट दोनों ही बेंगलुरु में है। इसका ये हो सकता है कभी आपसे पूछा जाए कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, आप कुछ और लगा के चले जाएँ, चेन्नई लगाएंगे, साउथ इंडिया तो लगाएंगे, ये तो कन्फर्म है। हैदराबाद लगा सकते हैं आप, तिरुवनंतपुरम लगा सकते हैं, ठीक, लेकिन बेंगलुरु याद रख लेना, ठीक है। तो निर्मित इससे ये बनाया गया है और इसकी अवधि जो है 5 साल है। पिछले वाले की इनसैट 3DS की अवधि कितनी थी, 10 साल थी, ठीक। ऐसे याद कर लीजिए, ठीक। चंद्रयान के बाद में, आदित्य L1 के बाद में ये ऐतिहासिक कदम है अंतरिक्ष में, ठीक। ये तो जाहिर सी बात है। USA के बाद में जो आपका आकाशगंगा में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन करने के लिए एक विशेष खगोलीय वेधशाला वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। अब चलो, ये 60वीं उड़ान थी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यहाँ भी मिल गया मुझे, 60वीं उड़ान थी PSLV की। अब आ जाइए अगले वाले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, देखिए मैं थक चुका हूँ लेकिन ख़त्म करना है। देखिए आप समझ लीजिए, आपके पास में ये ऑप्शन है कि आप इस समय पॉज करके कुछ और कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। मेरे पास में ये ऑप्शन नहीं है। मैं वक्त निकालता हूँ और वो वक्त कई बार नहीं निकल के आता है सामने, तो एक बार जब बैठो तो पूरी चीज़ें ख़त्म करो, ठीक। तो इसलिए पूरी चीज़ें आज राष्ट्रीय ख़त्म होगा, और चाहे वो कितना भी लंबा जाए, तो ठीक है। वेटलैंड आद्य भूमि सिटी प्रमाणन। वेटलैंड आद्य भूमि सिटी प्रमाणन का मतलब है WCA, वेटलैंड सिटीज़ एक्रेडिशन। अब WCA होता क्या है, देखिए WCA क्या होता है। तो WCA वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन का मतलब ये है कि जो वेटलैंड्स हैं उनको संरक्षित करने वाले जो सिटीज़ हैं उनको मतलब उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए, उनका एक्रेडिटेशन हो सके, उनका प्रमाणीकरण हो सके, उनको ये अच्छा फील कराया जाए कि हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। तो WCA कब निकल के आया, WCA निकल के आया 2012 के अंदर। 2012 के अंदर एक कॉप हुई, 2015 के अंदर, शायद 2012 नहीं था, 2015 के अंदर एक कॉप हुई, कॉप 12, ये कॉप 12 थी, मैं उससे कंफ्यूज कर गया। कॉप 12 देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, कॉप 12 2015 के अंदर हुई, और इसके अंदर यही बात निकल के आई WCA वाली की एक्रेडिटेशन होना चाहिए, सिटी प्रमाणन होना चाहिए जो वेटलैंड को अच्छी तरीके से संरक्षित कर रहे हैं, ऐसे आपके शहर, ठीक।
अब बात ये आ गई कि अब आपको मैं कई बार बता चुका हूँ COP क्या है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहाँ से निकल के आई, तो UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज से निकल के आई। UNFCCC कहाँ से निकल के आई, तो आपको पृथ्वी सम्मेलन आपको याद होगा 1992 वाला, 1992 वाला फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम अर्थ समिट आपको याद होगी, वहाँ से ये निकल के आई थी। तो ये सारी चीज़ें एक सीरीज है, आपको समझ में आ गई। ठीक, अब बात है कि जो एक्रीडेशन हुआ है उसमें वेटलैंड सिटी प्रमाणन योजना 3 शहरों के लिए नामांकित किए गए थे, जिसमें मध्य प्रदेश का इंदौर और भोपाल और राजस्थान का उदयपुर शहर शामिल है। ठीक, अब आगे बात समझिए। देखिए, वेटलैंड के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता हैं कि 1971 में एक रामसर सम्मेलन हुआ 2 फरवरी को, ठीक है, और 1975 में ये ट्रीटी लागू हो गई। जो वेटलैंड जो भारत में आर्द्र भूमियाँ हैं, जो एक आवास के रूप में, एक इकोसिस्टम के रूप में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, समझे, तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये सब चीज़ें की गई। इंडिया ने जो सिग्नेचरी जो बना है वो बना 1 फरवरी के। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार वीडियो में पूछा था, तो एक हमारे व्यूवर हैं, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, अगर मुझे नाम याद होता तो शायद मैं आपका नाम जरूर बता पाता, मैं भूल गया हूँ, मुझे याद था, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा रिसर्च करके पूरी सब चीज़ें जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने सब इस पर नोट डाउन कर दिए। तो उन सब चीज़ों को भी अगर आप देखेंगे तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, जो चीज़ मैं बोलता हूँ उसको कमेंट के थ्रू आप देख लिया करो, लोग डाल देते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है वो, ठीक, कई बार बहुत अच्छा रहता है। तो 1 फरवरी 1982 को इंडिया इसका सिग्नेटरी बना। और ये जो वेटलैंड है, अच्छा एक चीज़ और है, आप ज़रा मुझे ये बताएं, जो वेटलैंड है, जो वेटलैंड घोषित की जाती हैं, रामसर साइट जो घोषित की जाती हैं, उन रामसर साइट में क्या वो नेचुरल साइट ही होती हैं, या वो आपकी प्राकृतिक, क्या वो प्राकृतिक ही होती हैं, या फिर वो आपकी वो वैसी भी हो जाती हैं, मानव निर्मित भी हो सकती हैं? तो बिल्कुल मानव निर्मित भी हो सकती हैं। पिछली वाली आपने देखा है, इस समय इंडिया में वेटलैंड जो रामसर साइट है वो इस समय कितनी है, तो 82 हैं। पहले 80 थी, 2 और बढ़ी, अभी हाल ही में बढ़ी है, शायद जून उनके आसपास, 5 जून को, आई थिंक 5 जून को ही बढ़ी थी। 5 जून को मतलब क्या था, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, आपको कमेंट में नोट डाउन, कमेंट करके बताना है। ठीक है, दूसरी चीज़, बिहार में केवल 1 रामसर साइट हुआ करती थी, लेकिन अभी 2 और बढ़ा के टोटल उन्होंने 3 कर दी थी। रामसर साइट कौन कौन सी, एक नागी और एक नकटी पक्षी अभ्यारण्य, नागी नटकी 2N है वहाँ पे, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक, 5 जून को बताई गई थी। ठीक, अब दूसरी चीज़ ये है, तो अब इस समय इंडिया के अंदर कितनी है, तो 82 हैं। अब जब आपका एग्जाम होगा तो अभी आपको देख के जाना है कि 82 ही बनी रहती है कि 84 हो जाती हैं, 85 हो जाती हैं। ठीक, चलो, अब ये है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही अमृत धरोहर रामसर साइटों के संरक्षण के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए वेटलैंड सिटी प्रमाणन लक्ष्यों के अनुरूप है। कौन कौन, ठीक, इंदौर, भोपाल, उदयपुर। ठीक, अब फिर ये जो चीज़ें थी ये मैंने बता दी थी, उससे मैंने ज़्यादा ही बता दिया, पता नहीं क्या क्या बता दिया। ठीक है, चलो अभी आगे आने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा, आदि को संरक्षण के लिए बढ़ावा देना है, तो बढ़िया है। इंदौर की कुछ बात की गई है कि ये जैसे होलकर राजवंश था, आप हिस्ट्री में होलकर तो पढ़ते ही हैं। ठीक है, होलकर राजवंश द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक, और यह सबसे स्वच्छ शहर है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक, अभी आपने 2 पढ़े थे, कौन कौन से थे। दूसरी चीज़ है, इस शहर में सीरपुर झील जो है वो आर्द्र भूमि स्थल है। अब देखिए, सीरपुर झील वेरी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। अब देखिए, ये जो टॉपिक है, ये सेम टॉपिक घटनासार में जो पिछली वाली मैंने कंप्लीट कराई उसमें लिखा हुआ था, और ये सेम टॉपिक क्योंकि वो फरवरी में आ गई थी तो इसलिए ये वही टॉपिक उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन अब जब आप ध्यान से देखेंगे तो इस बार इस बार जो विश्व पर्यावरण दिवस था 5 जून वाला, वो कहाँ मनाया गया था, बताइए। वो यहीं पर मनाया गया था, कहाँ पे, ये आपका सिरपुर झील। ठीक है, सिरपुर झील। और एक चीज़ और बताइए, वेटलैंड जो इस बार की वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी जो वेटलैंड डे होता है, इसकी थीम क्या थी, आपको याद हो तो बताएं, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, जिसमें है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग मतलब क्या हुआ, वेटलैंड और मानव कल्याण। पर्यावरण की थीम क्या थी पर्यावरण दिवस की, वो आपको बतानी है। ठीक, चलो आगे बढ़ जाओ। भोपाल के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं कि सबसे स्वच्छ शहरों में एक है। यहाँ पे भोज आर्द्र भूमि है, देखिए ऐसे नोट डाउन करिए। ऐसे चीज़ें आपको कई बार आपको एनवायरनमेंट में देखने को मिलेंगी और बुक में नहीं। जैसे सिरपुर झील है, ये आपको हो सकता है बुक में नहीं मिले। जैसे अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक टेलीग्राम पे बड़ा अच्छी चीज़ मैंने डाली थी आपको। अब देखिए, मैं जब डाल देता हूँ तो आपको कई लोग टेलीग्राम पे नहीं है, कोई लोग हैं जो हैं, तो उनको कुछ चीज़ें मैं देता रहता हूँ, तो उसको फ़ायदा होता है। ठीक, मतलब इसका क्या है कि अभी जैसे कि एक सींग वाला जो मेढक था उसको खोजा गया। ठीक है, अब वो खोजा गया तेलीवैली अभ्यारण्य में। ठीक है, तेलीवैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, आई थिंक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। ठीक है, तो तेलीवैली खोजा गया। अब तेलीवैली, अब हो सकता है आपके आ जाए तेलीवैली कहाँ है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो तेलीवैली कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ऐसे ही है सिरपुर, अगर ये आ गई तो आप बुक में आप कहेंगे कि वो फला बुक में तो थी नहीं, पता नहीं अब कितनी
झीलें डालेगा, बात तो समस्या है। तो ऐसी यही तो झील है, ऐसी वो उठा लेगा। कौन घटना सार ही पढ़ रहा हो, पता चला पेपर सेट करने वाला, वो सीधे पेपर ना बनाए ऐसे बना दें। आप कहेंगे फिर घटना सार से तो सर कुछ आया नहीं, आप तो कहते थे घटना सार ठीक है। तो घटना सार कोई क्वेश्चन थोड़ी ना बनाती है, वो आर्टिकल लिखती है, या क्रॉनिकल में बताता हूँ, या वो जो भी बुक हैं आपकी, सब बुक ठीक है, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका है, उसको ठीक से अगर आप पढ़ेंगे तो निकाल पाएंगे। अब उदयपुर जैसे बोला जाता है झीलों का शहर, इसमें 5 प्रमुख आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है, जैसे पिछोला है, फतेह सागर है, रंग सागर है और स्वरूप सागर है, दूध तलाई है। अब ये 5 के 5 आप रटिए, समझे, अच्छी चीज़ है, कभी आ सकती है। भोज आपको पता है, भोपाल भाषे भोज हो गया, शेरपुर इंदौर याद रखिए बस। फतेह सागर, पिछौला, ये तो सब आपको रटी होंगी। रंग सागर, स्वरूप सागर, दूध तलाई, ये सब रट लीजिए। वेटलैंड ऐसा क्षेत्र है जहाँ पारिस्थितिकी तंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या डूबा रहे। एक चीज़ और है, अब ये बताइए, क्या कोई धान का खेत आर्द्र भूमि हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है। मानव निर्मित है, हो सकता है। कोई नदी हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है। कोई तराई का इलाका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई समुद्र का कोई तटीय एरिया हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। लेकिन वो ज्वार भाटे के समय जो भाटा होता है उससे 6 मतलब अब मैं ज्वार भाटा बता रहा हूँ, मतलब 6 मीटर से वो ज़्यादा नहीं, मतलब उन सब चीज़ों में नहीं जाना है। चलो आगे बढ़ो। चलो, पार्वती काली, फिर है सिंध चंबल लिंक परियोजना, त्रिपक्षीय परियोजना है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो परियोजना है, एक देखिए बहुत साल पहले एक चलाई गई थी नदी जोड़ो परियोजना। उसका कारण क्या था? जैसे 2 नदियां हैं, एक नदी का पानी दूसरी नदी में जाने लगेगा, ठीक है, बीच में जो नहर बनाई जाएगी जिससे जोड़ा जाएगा, उससे सिंचाई के साधन, जैसे बीच में जो एरिया है इसमें सब सिंचाई हो सकेगी, इसलिए चालू की गई नदी जोड़ो परियोजना। जैसे आपने अभी हाल ही में बहुत केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट आप सुना होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, खूब सारे क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है, जो यूपी और एमपी के बीच में थी। ठीक, अभी ये वाली जो है वो किसके बीच में है? तो वो है एमपी और राजस्थान के बीच में। ठीक, एक और अभी चर्चा में है, कौन सी? गोदावरी, जिसमें गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी सब जोड़ी जा रही हैं। ठीक, इसकी अभी बात चल रही है, अभी फाइनल नहीं हो पाई है। ठीक, ये वाली जो है पार्वती, काली सिंध, चंबल, ठीक, ये है, इसमें त्रिपक्षी यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी इसमें केंद्र सरकार है, दूसरे नंबर पे एमपी गवर्नमेंट होगी, तीसरे पे राजस्थान गवर्नमेंट होगी, तीनों जोड़ रहे हैं। अब देखिए है क्या सीन, इसको ऐसे समझता हूँ। इधर पहले ऐसे मैं बोल रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, या फिर मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। मान लीजिए इसका कलर मैं क्या कर दूँ, ये कर दूँ, ये थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये काली है, ये पार्वती है, पार्वती चंबल में मिलती है आके, काली सिंध भी चंबल में मिलती है आके। अब इनके बीच में एक नहर बनाने की परियोजना है। ठीक, अब आ जाइए, देखिए इसकी लागत कितनी अच्छी है, 75,000 करोड़ रुपए। ठीक, अब आ जाइए, और क्या, त्रिपक्षीय समझौता हुआ। फिर इनके मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में जल शक्ति मंत्री के जय सिंह शेखावत हैं, ये भी राजस्थान से आते हैं। ठीक है, इनमें एक समझौता हो गया। ठीक है, और क्या है, जब पानी की सुविधा होगी, 5 लाख इतने हज़ार हेक्टेयर से भूमि सिंचाई होगी, ये सब चीज़ें हैं, ये तो होनी ही है। जब भाई नदी जोड़ी जाएगी तो ये सब चीज़ें होती हैं। एक हाँ चीज़ें, ये राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है। राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का मतलब राष्ट्रीय महत्व की परियोजना नहीं है, मतलब केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना है, जिसमें 90% भाग केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार। आप जैसे कई बार आप देखते होंगे कि जो अगर पहाड़ी राज्य हैं या फिर पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर मतलब उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, वहाँ पे वो स्टेट किसी परियोजना में केवल 10% पैसा देते हैं। अदरवाइज एक तो 60-40 का रेशियो होता है, 60 सेंट्रल गवर्नमेंट, 40 स्टेट गवर्नमेंट, या फिर 50-50 का कई बार आपको रेशियो देखने को मिलता है। तो ये अपनी चीज़ें ये निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि पहाड़ी राज्यों के बाद में रिसोर्सेज कम है, इसलिए 10 का होता है। लेकिन अगर कोई केंद्र की योजना है, केंद्र ही सरकार चाहती है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उसके लिए 10% यहाँ पे देखिए स्टेट, 10% में दोनों स्टेट आएंगे, बाकी 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अब 13 जिलों में है, ये जिला थोड़ी ना रट जाते हैं, इसको मत पढ़ना कभी, ये सब मत पढ़ना, ये सब पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए, इतनी सी चीज़ थी, और इसमें कोई ऐसी खतरनाक ऐसी चीज़ नहीं है। अब आ जाइए, पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, ये भी टॉपिक में कवर करा चुका था, लेकिन देख लीजिए। पेंच टाइगर रिजर्व आपको 2 जगह देखने को मिलेगा, मैं जल्दी खत्म करूँगा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, कुछ एरिया आपको महाराष्ट्र देखिए, जैसे ऐसे महाराष्ट्र यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे आपको ऊपर यहाँ पे एमपी मिलेगा, नीचे महाराष्ट्र मिलेगा, तो दोनों में पड़ेगा आपको पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, टाइगर रिजर्व कंट्री के बारे में, TRC टाइगर रिजर्व कंट्री के बारे में मैंने पूछा था, तो किसी व्यूवर ने, बड़े मैं भी फिर नाम मैं भूल गया हूँ, काश मुझे नाम याद रह जा पाता, तो किसी
किसी व्यूवर ने बड़ा अच्छा उस पर सब चीज़ें एकदम अच्छी तरीके से लिखी कि कितनी TRC हैं, कितनी कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी रेंज में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है। बड़ा अच्छा है, आप कमेंट पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। और ऐसे कमेंट को लाइक ज़रूर किया करिए, आदमी आपके लिए मेहनत करता है, ठीक। तो जो लोग ऐसा कमेंट करके अच्छी चीज़ें डालते हैं उनको ज़रूर देखो, ठीक। आगे बढ़ जाइए। पेंच टाइगर रिजर्व में एक रात्रि वेधशाला स्थापित की जा रही है। अब देखिए इसमें लिखा है डार्क स्काई पार्क। बहुत भारी भरकम शब्द लगता है, लेकिन आप समझिए डार्क स्काई पार्क क्या है। देखिए डार्क स्काई पार्क ऐसा चार्ज है, मतलब जहाँ पे आर्टिफिशियल जो रोशनी होती है, आर्टिफिशियल लाइट जो होती है वो वहाँ तक ना पहुँच पाए, ठीक। तो टोटल एरिया जो है वो डार्क रह जाए। स्काई पार्क मतलब वहाँ पे वेधशाला कोई बनी होगी, कोई ऑब्जर्वेटरी बनी होगी, तो वहाँ से सब चीज़ें आराम से दिखाई पड़ सके। टोटल आपको कंसेप्ट समझ में आया? केवल इतना कंसेप्ट है। अब ये है कि ये भारत का पहला है और एशिया का 5वां है, समझे, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला, एशिया का 5वां। कहाँ है? महाराष्ट्र के पेंच। देखिए पेंच टाइगर रिजर्व में है, लेकिन ये MP वाले एरिया में नहीं है, ये महाराष्ट्र वाले एरिया में है, ठीक। इससे ज़्यादा और चीज़ें आपसे पूछेगा नहीं, जो बता दी वही सत्य है। IUCN द्वारा पहली बार हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन किया गया। हिमालयन वुल्फ है क्या? देखिए ऐसे सवाल जो है UPSC, पता नहीं उसको अजीब आनंद आता है ऐसे क्वेश्चन पूछने का, ठीक। IUCN के बारे में आप सब लोग जानते हैं, मैं उस पर क्या जाऊँ। जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है, इसकी रेड लिस्ट है, रेड डेटा बुक आती है, आप सबको पता है। उसमें पहली बार हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन किया गया और इसको वल्नरेबल यानी असुरक्षित श्रेणी में रखा गया, एक बात। दूसरी चीज़ है हिमालयन वुल्फ है क्या, उसका नाम देखिए यहाँ पे लिखा है कैनिस ल्यूपस चाको, ठीक। ये एक शिकारी तरीके का होता है और ये आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए लिखा है 4000 मीटर से ऊंचाई वाले एरिया पे, ठीक है। तिब्बती भेड़िया भी इसको कहा जाता है। 4000 मीटर से ऊंचाई, आप समझ रहे हैं। जब आप ग्रेटर हिमालय में पहुँचेंगे तो ग्रेटर हिमालय की एवरेज जो हाइट है वो 6000 फीट है, 6000 फीट, ठीक। अब आप ये समझिए मिडिल हिमालय की जो एवरेज हाइट है वो शायद 3700 से 4200 या 4500 के आसपास होगी, ठीक है। तो ये उससे भी ऊपर, मतलब ग्रेटर हिमालय के आसपास, जाहिर सी बात है कि जब इतनी ऊंचाई पर रह रहा है तो ये इसी वाले एरिया में रह रहा होगा, ठीक है। 4000 मीटर की ऊंचाई पर रहता है, समझ रहे हैं आप। मतलब ये वो एरिया है जहाँ पे सब कुछ बर्फ से ढका रहता है, ठीक। सब कुछ बर्फ से ढका रहता है लगभग, ठीक। चलो, तो आनुवंशिक और दुनिया भर की चीज़ है, तो बस ये आप याद रख लेना। और दूसरी यहाँ एक चीज़ और, ये उत्तर भारत में ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और पूर्वोत्तर हिमाचल के लाहौल स्पीति वाले एरिया में भी पाए जाते हैं। चलो आगे आ जाओ। अब क्या है, हाँ एक है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें केवल 2-3 चीज़ें हैं, केवल इसका नाम और 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, इस तारीख को रखी, बिल्कुल रखने की ज़रूरत नहीं है। उड़ीसा के संबलपुर में रखी, जरूर, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें है क्या, इसमें 3 सिस्टम लगे हैं 800 मेगावाट के, मतलब टोटल 2400 मेगावाट का सुपर क्रिएटल थर्मल पावर प्लांट तालाबीरा की आधारशिला रखी, इंपॉर्टेंट है। 3 रखी गई हैं 800 की, टोटल जोड़ेंगे 2400 हो जाएगा मेगावाट की, ठीक। अब ये एक मिनट इधर आ जाइए। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र है, उच्च ताप और उच्च दबाव वाले चीज़ों पे, उस सब चीज़ों पे नहीं जाना है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे, ठीक। लागत इसकी है 27,000 करोड़ रुपए की, बस। अब आइए, अब इसमें ये सब चीज़ें थोड़ी ना रखनी होती हैं, ये सब क्या करेगा, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर की चीज़ें हैं। आगे आ जाइए। महाराष्ट्र के सांगली जिले में नए अटपाडी संरक्षण रिजर्व की घोषणा कहाँ हुई है? महाराष्ट्र के सांगली जिले में। कहाँ हुई है? सबसे पहले महाराष्ट्र याद रखेंगे, दूसरे नंबर पर आप सांगली जिला याद रखेंगे। चलो महाराज इस पे आ जाओ, दूसरे नंबर पे आप सांगली जिला याद रखेंगे, ठीक है। कौन सा है? अटपाडी संरक्षण रिजर्व। किसने घोषित किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक, महाराष्ट्र सरकार ने सांगली के अटपाडी क्षेत्र में एक नए संरक्षण रिजर्व की घोषणा की है, जिसका नाम अटपाडी संरक्षण रिजर्व है, ठीक। और ये सब कुछ चीज़ें लिखी हैं। पश्चिम में मैनी संरक्षण क्षेत्र है, उत्तर में मदलोक पक्षी अभ्यारण्य है। अब जैसे ये चीज़ आ गई मदलोक पक्षी अभ्यारण्य, आपसे पूछा जा सकता है 4 पक्षी अभ्यारण्य, जैसे 2-3 तो मैंने पीछे बता दिए थे, वहाँ से और इसको मिला के अगर आपके सामने डाल देगा तो आप अतरंगी हो जाएगा थोड़ा ये सवाल। आप कहेंगे ये नया क्वेश्चन था, ये कभी देखा ही नहीं मैंने, कभी मिला ही नहीं, तो आपको हो सकता है आंखों से सामने गया हो, या आप कहेंगे कहीं देखा तो था, याद नहीं। मैनी संरक्षण क्षेत्र, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें और कुछ नहीं है। जड़ी बूटियाँ मिलेंगी, इतनी झाड़ियाँ मिलेंगी, मतलब टोटल है उसका संरक्षण किया जा रहा है। किसका किया जा रहा है? अटपाडी संरक्षण रिजर्व का, बस संरक्षण हो रहा है, तो हर चीज़ का संरक्षण हो जाएगा। वृक्ष बचेंगे, झाड़ियाँ, सब कुछ है, बेल, सब कुछ है, समझे। अब आ जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट, बॉक्स के अंदर है, इसको ठीक से देखना है। अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन। अब आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में चर्चा में रही स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस
किसकी प्रतिमा है, उसमें अलग अलग नाम लिखा होगा। उसमें आपको पता कौन कौन से नाम दिए जाएंगे। उसको नाम आपको दिया जाएगा डॉक्टर अम्बेडकर का, जो जिनके लिए ये है, उसमें आपको नाम दे दिया जाएगा ज्योतिबा फुले का, समझे। उसमें हो सकता है आपको नाम दे दिया जाए महात्मा गांधी का भी, उसमें नाम डाल दिया जाए, या और एक कोई और ले लेंगे, समझे। तो सोशल जस्टिस, यहाँ पे जो लोग कहेंगे सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस से कंफ्यूज करने के लिए जो ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने सामाजिक समीकरण के लिए, मतलब सामाजिक न्याय के लिए, समझे। आपके यूपीएससी में एक टॉपिक आपको मिलता है सोशल जस्टिस, ये आपको पढ़ना होता है, ठीक। तो सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने अपना काम किया, तो उसमें आपको ज्योतिबा फुले देखने को मिलते हैं। ज्योतिबा फुले आप देखेंगे चटपट लगा के चले आएंगे। आपने अगर कुछ और देख लिया, समझे, तो आप उनको लगा के चले आएंगे, ठीक। सावित्रीबाई फुले हो सकता है इसमें डाल दिया जाए। तो इसलिए इसमें अब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, नो डाउट बहुत बड़े रिफॉर्मर रहे हैं, तो इसलिए इनको भी डाल दिया जाए। या महात्मा गांधी हो गए, मान लीजिए, उनको डाल दिया जाए। तो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप गलत करेंगे, ठीक। तो इसलिए कभी भी ऑप्शन, कई बार होता है कि ऑप्शन से हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ऐसी सिमेट्रिक चीज़ें डाली जाती हैं, एक जैसी चीज़ें डाली जाती हैं, इसलिए हम लोग गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो बस कहानी ये है कि कहाँ पे हुआ है, तो कहानी ये है विजयवाड़ा के स्वराज पार्क में। कहाँ पे, तो ये है आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश में पहले वाईएस जगनमोहन रेड्डी थे, इस समय तो है नहीं, सरकार इनकी बदल गई, क्योंकि लोकसभा के जो चुनाव हुए, जो 4 स्टेट के अंदर और चुनाव हुए, तो उसमें यहाँ की सत्ता बदल गई, सत्ता बदल के ख़त्म हो गई। चलो ठीक है, तो वहाँ पे उद्घाटन किया गया 19 जनवरी को। BR अम्बेडकर की 206 फीट की ऊंची प्रतिमा है। देखिए, इसको याद कर लेना, कितने फीट की ऊंची प्रतिमा है। ऐसी चीज़ें 8 फीट लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ऐसी भी फालतू की चीज़ें पूछता है। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 205 हो या 204 हो या 203 हो या 201 हो, समझे। हालांकि ये फ़र्क पड़ता है, इससे फ़र्क पड़ता है कि वो किसकी है। लेकिन ठीक है, आयोग को बड़ा मन है, उसके दिलचस्पी है ऐसी चीज़ें पूछने में, तो पूछ सकता है, ठीक। जी, कहाँ से प्रतिमा है ये भी याद रखेंगे आप, कहाँ से प्रतिमा है। और इससे सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी मूर्ति बनाया जा रहा है, सोशल जस्टिस की सबसे बड़ी मूर्ति बनाया जा रहा है। टोटली मेड इन इंडिया है इस प्रोजेक्ट में, जिसमें प्रतिमा में 81 फीट जो है उसका मंच है और 125 फीट की प्रतिमा है। अब आ जाइए किसने बनाया है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे आखिरी वाले पॉइंट पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस के नाम से इस मूर्ति का निर्माण मूर्तिकार राम सुतार ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है, ये बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, जिन्होंने सरदार पटेल की बनाई मूर्ति। और अगर आप दिल्ली में जाएंगे, इंडिया गेट के आसपास जो वार मेमोरियल बनाया था, वहाँ पे भी इनका नाम लिखा हुआ है, राम सुतार का। वहाँ अगर पढ़ेंगे तो आपको ऐसा नाम देखने को। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, शायद संसद भवन में भी कुछ जो मूर्ति और जो कुछ बनाई होगी तो उन्होंने ही बनाई होगी, ठीक है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट हैं ज़्यादातर में राम सुतार, जहाँ पे मूर्तियों वाला जो मूर्तिकार का जहाँ पे काम है, वहाँ पे राम सुतार का नाम आपको अपने आप देखने को मिलता है, ठीक। तो ये है 1881 एकड़ में फैला। देखिए कितना अच्छा डेटा है, कोई रटने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। 400 टन है, इतने करोड़ रुपये लगे, तो इस पर बात ही है। LED स्क्रीन लगाई जा रही है, 2000 लोगों के बैठने की क्षमता है। अब आ जाइए, और इतना कितना, अरे वाह, ख़त्म हो गया, बहुत सही है। चलो आज तो खैर ख़त्म हो रहा। अब आ रहा, मुझे लग रहा था बड़ा लंबा होगा ये। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र। अब देखिए, अब क्योंकि खैर अब तो अच्छी बात है, क्योंकि ख़त्म हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टाइम ले लूँगा ग्राफीन बताने में, ठीक है। अब देखिए, आप रटेंगे कि ग्राफीन केंद्र है, ग्राफीन केंद्र है, ग्राफीन केंद्र है, रटने की आवश्यकता नहीं है। पहले ये समझिए ग्राफीन क्या है, ग्राफीन है क्या। तो जैसे कि कार्बन के जो अपर रूप होते हैं ना, अपर रूप को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई डोंट नो, समझे। आइसोटॉप्स, आई थिंक आइसोटॉप क्यों बोलेंगे। अपर रूप का मतलब होता है, मैं सही में मुझे भी नहीं इस समय याद रहा, मतलब एक ही तरीके के होते हैं। जैसे जो ग्रेफाइट है वो आपका क्या बोलेगा, जो ग्रेफाइट है वो आपको हीरा है, तो वो ये कार्बन के क्या हो गए, अपर रूप हो गया, राइट। ऐसे जो ग्राफीन है, ग्राफीन बहुत इंटरेस्टिंग मटेरियल है। कैसे इंटरेस्टिंग मटेरियल, तो ये कार्बन का ही एक अपर रूप है। पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी में ग्राफीन का मैसिव उपयोग हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी आपको पता है कि बहुत नैनो मटेरियल, मतलब बहुत पतले मटेरियल पे काम करेगी, ठीक है। तो ग्राफीन भी क्या है, ग्राफीन बहुत पतला मटेरियल है। जैसे कि आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके एक संरचना बनेगी जो बिल्कुल पतली होगी, समझे, बिल्कुल पतली होगी, समझे, बिल्कुल पतली। इसमें कार्बन ऐसे ऐसे जुड़ा होगा, ठीक है, समझ गए आप। पूरी चेन ऐसे ही बनेगी, ठीक। अब यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, या जो साइंस जिन्होंने पढ़ी है 10th 12th में, उनको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जिन्होंने नहीं पढ़ी है, बस इतनी ये सब चीज़ें, मतलब देखिए, ये समझिए कि कार्बन की एक चेन बनती है बहुत लंबी, समझे, बहुत लंबी जिसमें चेन बनती है, और ये बहुत पतली एकल चेन होती है। मतलब
इसमें केवल पतलाई लंबाई में होती है ये, ऐसे सीट जैसे होती है ना, जैसे आप कोई चादर ले लेंगे बिल्कुल वैसी चादर, चौड़ाई नहीं होगी इसकी, तो ये बहुत पतली होगी, नैनो मटेरियल में इसका यूज़ होगा। दूसरी चीज़ है कंडक्टिविटी, इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, ऊष्मा का बहुत अच्छा इसका शौचालक है, ठीक, एक चीज़। दूसरी चीज़ है स्ट्रेंथ भी बहुत तेज है, स्ट्रेंथ इतनी तेज है कि जितनी पतली सीट अगर इसकी है ग्राफीन की, उतनी पतली सीट अगर उसकी है आपकी टीन की, राइट, तो टीन की वैसे 300 प्लेट अगर ऊपर लगा देंगे तो तब भी इससे ज़्यादा मजबूत नहीं होगी, तो इसलिए मजबूत भी बहुत ज़्यादा है, कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ग्राफीन जो है बहुत अच्छा है। हो सकता है कभी ग्राफीन पूछा जाए साइंस वाले एरिया में, तो पहला ग्राफीन केंद्र बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है, वो बनाया गया है केरल के त्रिशूर में, याद कर लेना, केरल के त्रिशूर में। किसने बनाया है, तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मैती, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, समझे, मैती, इसने बनाया है, ठीक। अब एक चीज़ है केरल सरकार द्वारा टाटा इसमें है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है मैती है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रसारण मंत्रालय है इसमें। इसके बाद में सूचना प्रौद्योगिकी है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैं तभी कह रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय होता है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री, ठीक, तो वो गलत मैं बोल रहा था, सुधार कर लें इसमें, ठीक। केरल सरकार भी इसमें एक पक्ष है, और उसमें टाटा स्टील लिमिटेड के साथ ग्राफीन अनुसंधान केंद्र और उत्पाद नवाचार और दुनिया की बातें लिखी हैं, इनको स्थापित करने का स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। अब है क्या, आपने इसको आपको पता होगा, त्रिशूर में डिजिटल जो यूनिवर्सिटी केरल DUK में स्थापित केंद्र में केंद्र सरकार इतने करोड़ रुपए, 86 करोड़ रुपए लगाएगी, वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी बढ़ावा देगी। ग्राफीन दुनिया का सबसे पहला ऐसा पदार्थ है जो परमाणुवीय परत, मतलब बात वही है जो एक ऐसी स्टील की परत जैसे बनाएगा, मतलब ये चौड़ाई में नहीं होगा, इसमें ऊंचाई ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा क्या मतलब ऊंचाई नहीं होगी, जितनी एक उसकी ऊंचाई होती है, किसकी होती है, जितनी एक एटम की ऊंचाई होती है बस उतनी ऊंचाई होगी, राइट, कार्बन की जितने एटम की ऊंचाई होती है बस, ठीक। तो इसलिए कार्बन का अपर रूप है, ठीक है, यह है विद्युत का अच्छा चालक होता है, ठीक। और क्या है, केरल में सेंटर फॉर एक्सीलेंस और दुनिया की ऐसी बात की गई है, सेंटर पता नहीं क्या क्या है, ठीक है, आगे आ जाइए, अंतिम टॉपिक, और इसी के साथ में हम लोग शायद अंतिम ही है, ये देख लेता हूँ एक बार, डराने वाली बात ना हो, हाँ, फिर आ जाएंगे हम अंतर्राष्ट्रीय पे। तो क्योंकि मैं कल लेक्चर ले नहीं पाया था, तो इसलिए बहुत सारे अन्य दायित्व हैं, मैं सोच लिया उनको बताना ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन कई बार बहुत समय की भारी कमी होती है, ठीक है, कुछ जिम्मेदारियां और भी हैं, अन्य बालों को, मतलब अन्य जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके प्रति भी हैं थोड़ी, तो इसलिए समय मैं दे नहीं पाता हूँ ठीक से। लेकिन हाँ, आज मैंने अगर थोड़ा समय निकाला तो मेरा मन ये था कि मैं पूरा ख़त्म कर दूँ, तो खैर पूरा ख़त्म भी हो गया। तो ऐसे जैसे ये नेशनल आया है ऐसे इंटरनेशनल आएगा, ऐसे आर्थिकी आएगी, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आपका काम केवल ये है कि ईयरफोन्स बढ़िया लगाइए, चाय रख लीजिए साथ में और बस देखते रहिए, और ख़त्म हो जाएगा। 2-3 बार अगर देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपको रट जाएंगी, मुझे तो लगता है रट जाएंगी। अगर आपको फिर भी नहीं आओ तो मैगजीन ज़रूर उठा के देखें, और उसमें जब आप पढ़ेंगे तो मेरी आवाज़ आपको रिपीट होगी वहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ें बहुत तेज़ देखने की कोशिश ना करिए। देखिए हमारा जो दिमाग है वो चीज़ें प्रोसेस करता है। आपके जो पर्दे पे, कान के पर्दे पे जब आवाज़ जाती है तो वो टाइम लेती है प्रोसेस करने में। जब आप तेज़ कर लेते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे सब समझ में आ गया, बट अगर आप तेज़ करके कोई चीज़ पढ़ेंगे या कोई चीज़ देखेंगे सुनेंगे, वो आगे की चीज़ें प्रोसेस करेगा, तब तक नई चीज़ें पीछे से आ जाती हैं, तो दिमाग सही से काम नहीं करता है, ठीक है। वो तेज़ 3 बार पढ़ने से अच्छा है कि इत्मीनान से 2 बार पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो भारत इटली के बीच प्रवासन और आवाजाही समझौते हेतु कैबिनेट की मंजूरी दी है, मजबूरी नहीं दी है, मंजूरी दी है। फिर से रट लो, मंजूरी दी है, मजबूरी नहीं दी है, मैंने मजबूरी बोल दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया, भारत सरकार और इटली के बीच प्रवासन आवाजाही, देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ पे आवाग्राही लिख दिया, मिसप्रिंट हो गया। समझौते पर हस्ताक्षर और पुष्टि के बाद विदेश मंत्रालय ने इससे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ठीक। अब आ जाइए, इसमें है क्या क्या, परस्पर संपर्क वृद्धि होगी इसके बीच से, जिसमें विद्यार्थी, कुशल कारीगर, कारोबारी, युवा पेशेवर आवाजाही को बढ़ावा मिलेगा। इटली है कहाँ, मैप में आप देखिए, ठीक, इटली में देखिए, और इटली में आप ये देखिए इस समय एक वहाँ का जो क्या बोलते हैं, जो ज्वालामुखी है वो बहुत चर्चा में है, ठीक, बहुत विश्वविख्यात उसका नाम है, उसको आप देखिए जाके, इस समय बहुत चर्चा में, इस समय इटली का वो बना हुआ है, ठीक, न्यूज़पेपर पर सब जगह आपको मिलेगा।
बहुत से आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। यह समझौता अध्ययन के अवसरों के लिए इंटर्नशिप पेशेवर और दुनिया भर की इतालवी वीज़ा व्यवस्था को परमिट करता है, जो फ्लो डिग्री और दुनिया भर की चीज़ें, मतलब कुल मिला के है पेशेवर लोग। ऐसे साधारण भाषा में आप समझो, ये सब बहुत पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। साधारण भाषा में ये है जो पढ़ने वाले बालक बच्चे हैं। दूसरी चीज़ है जो इंटर्नशिप करने वाले हैं, जो वहाँ पर प्रशिक्षण देने वाले हैं, या ऐसे लोग जो पेशेवर हैं किसी भी फील्ड से हैं, उनको आराम से वीज़ा मुहैया हो जाए, उनको परमिट मिल जाए, समझे, इसलिए ये सब काम किया गया। तो बहुत बहुत आभार आपका बने रहने के लिए। और देखिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि मुझे ये ज़रूर बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। कई बार मैं रिप्लाई अगर नहीं दे पाता हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हाँ, मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, ठीक। और रिप्लाई भी मैं लोगों को सबको करता हूँ, ठीक। तो इससे पता चलता है कि हाँ, ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये बेहतर काम है क्या। इससे इस चीज़ को और कट शॉर्ट और कर देना चाहिए, जल्दी जल्दी उड़ा देना चाहिए। जैसे कोई पूछता है सर कितने में आप ख़त्म करेंगे, तो मैं कहता हूँ कि कम से जैसे मैं बता रहा हूँ तो ऐसे 15 वीडियोज़ बनेंगे। 15 वीडियोज़ में अगर 6 महीने का करंट अफेयर्स अगर ख़त्म हो रहा है तो क्या बुराई है, राइट। और वो भी इतनी बेहतर तरीके से ख़त्म हो रहा है। नहीं तो मैं अगर चाहूँ तो ये संभव है कि 2 से 3 वीडियो में भी इसको पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो बस फिर उसका तरीका दूसरा होगा, ठीक। तो उसका तरीका ऐसे होगा, जैसे ये 50वां शिखर सम्मेलन हुआ तो इसकी मैं जिस्ट बता दूंगा जल्दी जल्दी, 1 मिनट में, आधा मिनट में जिस्ट बता के बस आगे बढ़ जाऊंगा। तो उससे फ़ायदा निकल के आएगा नहीं, फ़ायदा ऐसे निकल के आएगा। अभी ठीक ठाक समय भी है, देखिए 100 दिन के आसपास है तो यूपीपीसीएस का समय है आपके पास में, 100 दिन का। और उससे ज़्यादा का समय तो आपके पास में उसके लिए है, रिव्यू ऑफिसर के लिए है। बहुत अच्छा खासा समय, 6 महीने का समय। इतनी तबीयत से अगर पढ़ेंगे तो तब तो कोई चिंता का विषय ही नहीं बचा है, तब तो कोई चिंता का विषय नहीं बचा है। और खैर, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो अच्छा तो नहीं कर सकते हैं, बट हाँ डिसलाइक करके चले जाएंगे। तो मैं ये देखता रहता हूँ कि खैर डिसलाइक करते हैं तो मैं देखता हूँ, चलो ठीक है, 1% पे आते हैं। कहीं 300-400 अगर लाइक आ गए या कहीं 1200 लाइक आ गए तो उसमें 12 जो हैं ऐसे होंगे वो डिसलाइक कर देंगे। तो खैर वो अलग का विषय है, उस पर बहुत चर्चा वाली बात है नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर है, मैं मानव स्वभाव ऐसा होता है कि अगर किसी को अगर कोई बेहतर काम करे और उसको केवल ये आप कह दिए कि हाँ बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, और कुछ मांग तो मैं रहा नहीं हूँ, केवल ये आदमी बता देता कि हाँ बेहतर काम कर रहा है, तो उसको थोड़ी सी एनर्जी फील होती है कि नहीं मैं काम ठीक कर रहा हूँ। और ये ज़रूरतमंद जो है, मतलब ज़रूरतमंद जिसको आवश्यकता है ऐसी चीज़ों की, उसके लिए मैं बेहतर काम कर रहा हूँ। नहीं तो वीडियोज़ की कमी थोड़ी ना है। पूरे यूट्यूब पे रोज़ लाखों वीडियोज़ पढ़ते हैं, रोज़ दिन भर पढ़ाई जा रही है, दिन भर नया नोटिफिकेशन आ रहा है, दिन भर 8-8 मिनट के वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं। 7-7 मिनट वीडियोज़ में आपको यूपीएससी भी क्लियर करा देते हैं, एसडीएम भी क्लियर करा देते हैं। तो वो संभव है नहीं मेरे हिसाब से, तो मैं वो सब चीज़ें कर नहीं पाता हूँ। बस बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। सेवा सिविल सर्विसेज के साथ में मेरा नाम है आयुष कटियार। और अपनी देखिए ये सब चीज़ें मुझे बताते रहिए। एक चीज़ और भी है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों ज्वाइन कर सकते हैं, तो कई बार कई सूचनाएं होती हैं, मैं वो देता रहता हूँ। कई बार जैसे डेली कोई चीज़ है वो मैं देता रहता हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में जाके मिलेगा, वहाँ पे आप पहुँचेंगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है, एक बात, हाँ, एक क्रॉनिकल वाले बिल्कुल भी परेशान मत हो। क्रॉनिकल अभी जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है कि मैं अभी तुरंत वीडियो इसके बाद में 1-2 दिन में मैं क्रॉनिकल भी कराने लगूँ, लेकिन क्रॉनिकल होगी, पूरी होगी। देखिए जो मैं कह रहा हूँ वो मैं करूँगा। क्रॉनिकल पूरी होगी, अगस्त माह की पूरी क्रॉनिकल कराऊंगा। इसके बाद जो आएंगी उनको मैं पूरी क्रॉनिकल कराऊंगा। दूसरी चीज़ है, मई माह की भी मैं पूरी क्रॉनिकल कराऊंगा। मई का मतलब है मई में जो करंट अफेयर्स है वो मार्च का है, तो मार्च से लेकर नवंबर अक्टूबर तक, या आप जो अगर पीसीएस का अगर देने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको अक्टूबर तक अगर मैं करा दूंगा तो बहुत मेजर पोर्शन है, 90% से ज़्यादा की चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो मैं सब करा दूंगा और यहाँ से गड़बड़ नहीं आप करेंगे। दूसरी चीज़ है, मेरा ये है कि आप दोनों सीरीज़ देखिए। मैं क्योंकि कोई चीज़ मान लीजिए मैंने जो यहाँ चीज़ डिस्कस कर दी है अम्बेडकर की प्रतिमा वाली, अगर मान लीजिए ये मुझे वहाँ भी मिलती है, कहाँ पे, आपकी क्रॉनिकल में, तो मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि देखिए मैंने ऐसा कराया था, और आपने अगर देखा हुआ है इसको तो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप कहेंगे कि पता नहीं क्या करा दिया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों चीज़ें साथ में करते हुए चलिए, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक। इसी से फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए मैं इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ करंट अफेयर्स पे, दुनिया में कोई नहीं करता है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। खैर बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए सेवा सिविल सर्विसेज के साथ में। थैंक यू वेरी मच।